तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जेम्स हेडली चेज का उपन्यास मौत के सौदागर। मैं ऑफिस बंद करने ही जा रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। उस समय 6:10 हुए थे। सारा दिन बड़ा बोर और बगैर कुछ कमाई किए गुजरा था। उस दिन ना तो कहीं से कोई पत्र ही आया था और ना ही कोई मुलाकाती, अतः सारा दिन मक्खियां मारते ही गुजरा था। अब जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी तो मैंने बड़ी आशावादी नजरों से उसे देखते हुए रिसीवर उठा लिया। मिस्टर रियान, एक पुरुष स्वर सुनाई पड़ा। जी, आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं? बिल्कुल सही समझे आप। कुछ क्षण लाइन पर चुप्पी छाई रही। मैंने उसे भारी भारी सांसें लेते हुए सुना, फिर बोला, मेरे पास कुछ ही मिनटों का वक्त है। मैं एयरपोर्ट पर हूँ। मैं आपकी सेवाएं प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने लिखने के लिए एक पैड अपनी ओर खींच लिया। आपका नाम और पता? मैंने पूछा। जॉन हार्डविक, 33 कनार्ड बोलेवर्ड। मैंने नाम और पता पैड पर लिख लिया। आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं मिस्टर हार्डविक? मैंने पूछा। आपको मेरी पत्नी की निगरानी करनी होगी। कुछ पलों तक फिर चुप्पी छाई रही। चुप्पी के दौरान फिर मुझे हवाई जहाज के उड़ान भरने की आवाज सुनाई दी। उसने कुछ कहा, लेकिन हवाई जहाज के इंजन की गर्जना में मैं उसके शब्द स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। मैं आपकी बात साफ साफ नहीं सुन सका हूं मिस्टर हार्डविक। जेट की आवाज खत्म हो जाने तक वो चुप रहा। फिर वो जल्दी जल्दी कहने लगा, अपने धंधे के सिलसिले में मुझे महीने में 2 बार न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। मुझे शक है कि मेरी अनुपस्थिति के दौरान मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार नहीं रहती। मैं तुम्हारे द्वारा उसकी गतिविधियों की जांच करवाना चाहता हूँ। मैं परसों शुक्रवार को वापस लौटूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में वो क्या करती है। बताओ, कितना खर्च होगा? आमतौर पर ऐसे काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। कोई और वक्त होता तो मैं शायद इनकार कर देता, पर आज की बात दूसरी थी। इसीलिए मैंने ये काम करना मंजूर कर लिया। कुछ ना होने से तो ये अच्छा ही था। आप क्या बिजनेस करते हैं मिस्टर हार्डविक? मैंने पूछा। मैं हेरोन की प्लास्टिक कंपनी में हूँ। वो तनिक बेसब्रेपन से बोला। हेरोन प्लास्टिक पैसिफिक कोस्ट की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक थी। पैसाडोना शहर की समृद्धि में उसका बहुत बड़ा हाथ था। $50 रोज तथा बाकी का खर्च अलग। मैंने अपनी साधारण फीस से $10 बढ़ाकर बताई। ठीक है, $300 मैं तुम्हें फौरन भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी का साये की तरह पीछा करते रहो। वो जहां जाए तुम उसके पीछे लगे रहो। अगर वो घर पर ही रहती है तो तुम्हें ये देखना होगा कि उससे मिलने कौन कौन आता है। कर सकोगे ये काम? $300 के बदले में तो मैं इससे कहीं सख्त काम कर सकता था। मैं बोला, जरूर कर पाऊंगा, लेकिन क्या आप यहाँ तशरीफ नहीं ला सकते? मैं अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ। मैं जरूर मिलता, लेकिन मैं फौरन न्यूयॉर्क रवाना हो रहा हूँ और अपनी पत्नी की निगरानी करवाने का फैसला मैंने अभी लिया है। मैं तुमसे शुक्रवार को मिलूंगा। तुम्हारी ओर से ये आश्वासन पाना चाहता हूँ कि मेरे लौटने तक तुम मेरी पत्नी की निगरानी करते रहोगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं बोला, फिर कुछ छिटक गया, क्योंकि शायद दूसरी ओर फिर कोई जहाज उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। मुझे आपकी पत्नी का हुलिया चाहिए मिस्टर हार्डविक। 33 बोलेवर्ड, वो बोला। मेरी पुकार हो रही है। मैं चलता हूँ, वरना प्लेन छूट जाएगा। मैं तुमसे शुक्रवार को मिलूंगा। उसके बाद लाइन कट गई। पिछले 5 सालों से मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम कर रहा था और इस दौरान मुझे विभिन्न स्वभाव के सरफिरे क्लाइंटों से वास्ता पड़ रहा था। शायद ये हार्डविक भी कोई ऐसा ही क्लाइंट था, लेकिन बोलचाल के लहजे से तो वो किसी बोझ तले दबा आदमी मालूम होता था। शायद वो पिछले कई महीनों से अपनी पत्नी के चरित्र के प्रति चिंतित था और अब फिर से सफर पर जाने से पहले उसे अचानक ही अपनी पत्नी की निगरानी कराने का विचार हो उठा था। ऐसा हो सकता था, लेकिन फिर भी मुझे ये काम पसंद नहीं था। मैं गुमनाम ग्राहकों को पसंद नहीं करता था। मैं टेलीफोन पर आने वाली आवाज से नहीं, क्लाइंट से आमने सामने बैठकर बात करना पसंद करता हूँ। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि आखिर मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ। अभी मैं सूचना पर विचार कर ही रहा था कि मैंने गलियारे में किसी के भारी कदमों की आहट सुनी। फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर दरवाजा खुला। एक एक्सप्रेस मैसेंजर ने अंदर कदम रखा। उसने एक लिफाफा मेरी डेस्क पर रख दिया और मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए अपनी साइन बुक आगे बढ़ा दी। वो एक चितकबरे चेहरे वाला कम उम्र का लड़का था। मेरे हस्ताक्षर करने के दौरान वो मेरे छोटे से गंदे कमरे का बारीकी से निरीक्षण करता रहा। जब वो कमरे से बाहर चला गया तो मैंने लिफाफा खोला। उसमें $10 के 30 नोट थे। एक कार्ड पर उसका पता टाइप किया हुआ था। भेजने वाला जॉन हार्डविक, 33 कनार्ड बोलेवर्ड।
पैसाडोना सिटी। कुछ पल के लिए मैं उलझन में पड़ गया। उसने इतनी फुर्ती से मुझे पैसा किस तरह भेज दिया? वो तो एयरपोर्ट से बोल रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि एक्सप्रेस मैसेंजर कंपनी के साथ उसका अकाउंट चलता होगा। मुझसे संपर्क करने के बाद उसने उन्हें भी टेलीफोन कर दिया होगा कि वो मुझे $300 भेज दें। उनका दफ्तर पास ही सड़क की दूसरी ओर था। मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी अपनी ओर खींच ली और उसमें हार्डविक वाला कॉलम निकाल लिया। डायरेक्टरी में कोई जॉन हार्डविक नाम अनुसूचित नहीं था। फिर मैंने स्ट्रीट डायरेक्टरी निकाली। उसके अनुसार 33 कनाट बोलेवर्ड पर कोई जैक मायर्स जूनियर रहता था, न कि जॉन हार्डविक। मैं सोचता रहा, तभी मुझे याद हो आया। कनाट बोलेवर्ड पाल्मा माउंटेन से परे नगर से 3 मील दूर एक सड़क थी। वो ऐसा इलाका था जहां लोग छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जाते तो अपना मकान किसी को किराए पर दे जाते थे। शायद हार्डविक के साथ भी ऐसी ही कोई बात हुई थी। संभवतः वो हेरोन कॉरपोरेशन का कोई उच्चाधिकारी था जिसका अपना मकान अभी बनकर तैयार नहीं हो पाया था, और उतने अरसे के लिए शायद उसने जैक मायर्स जूनियर का 33 कनाट बोलेवर्ड वाला मकान किराए पर ले लिया था। काफी अरसा पहले सिर्फ एक बार ही मैं वहां गया था। मुझे उसमें कोई विशेष बात नहीं दिखी थी। मामूली इलाका था। अधिकतर मकानों का निर्माण लड़ाई के बाद ही हुआ था। अधिकांश मकान ईंट और टिम्बर से बनी बंगले नुमा इमारतें थीं। कनाट बोलेवर्ड की एकमात्र विशेषता सिर्फ यही थी कि वहां से शहर और समुद्र का बड़ा दिलकश नजारा होता था, और वहां शोर शराबा भरा माहौल नहीं था। जितना ज्यादा मैं प्रस्तुत काम के बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा वो मुझे नापसंद होता जा रहा था। जिस औरत की निगरानी के लिए मेरी सेवाएं प्राप्त की गई थी, मैं उसकी सूरत तक नहीं पहचानता था। अगर मुझे $300 एडवांस में ना मिले होते तो मैं बगैर हार्डविक से मिले इस काम को छूता तक नहीं। पर चूंकि मुझे एडवांस मिल चुका था, इसीलिए इस स्थिति में मुझे इस काम को करना ही था। मैंने अपना ऑफिस बंद किया और दरवाजे से ताला लगाकर बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ा। मेरे ऑफिस के साथ वाला दफ्तर एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट का था, जो अभी तक भी अपने काम में उलझा हुआ था। उसका भारी स्वर बाहर गलियारे में गूंज रहा था। शायद वो अपनी सेक्रेटरी को या फिर टेप रिकॉर्डर पर अपना डिक्टेशन दे रहा था। मैं लिफ्ट द्वारा नीचे उतरा और इमारत से बाहर आ गया। गली पार करके उस क्विक स्कैन बार में घुस गया जहां मैं खाना खाने के लिए अक्सर जाता रहता था। मैंने स्पैरो नामक काउंटरमैन को 2 हैम और चिकन सैंडविच बनाने को कहा। स्पैरो एक लंबा पतला सफेद बालों वाला आदमी था। उसे मेरे काम में भारी दिलचस्पी थी। वो भला आदमी था। उसे खुश करने के लिए मैं यदाकदा उसे अपनी एडवेंचर संबंधी कोई काल्पनिक कहानी सुना दिया करता था। आज कोई केस देख रहे हो मिस्टर रियान? उसने सैंडविच तैयार करते हुए व्यग्र स्वर में पूछा। हाँ, मैं बोला। आज की रात मैं एक क्लाइंट की पत्नी के साथ गुजारने वाला हूँ, ताकि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में कोई शरारत ना कर सके। उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया। क्या सच में ही? वो बोला। फिर पूछा, वो दिखने में कैसी है मिस्टर रियान? तुमने एलिजाबेथ टेलर को देखा है? उसने हामी भरी तो उसकी सांसें भारी हो गई। और मर्लिन मुंडो को? हाँ, वो थूक निकलता हुआ बोला। मेरे होठों पर उदास मुस्कुराहट उभरी। इन दोनों में से किसी जैसी नहीं है। उसकी पलकें झपकने लगी। जब वो समझ गया कि मैं उससे मजाक कर रहा था तो वो हंस पड़ा। आप मुझे उल्लू बना रहे थे मिस्टर रियान, वो हंसता हुआ बोला। जल्दी करो स्पैरो, मुझे अपनी रोजी रोटी भी कमानी है। उसने सैंडविच एक लिफाफे में डाल दी और लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। वो बोला, कोई ऐसी बात मत करना मिस्टर रियान जिसकी आपको उजरत ना मिल रही हो। जब 7 बजने में 20 मिनट बाकी थे, मैं अपनी कार में बैठा और कनाट बोलेवर्ड की ओर बढ़ गया। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। सूरज डूबने के बाद मैं वहां पहुंच गया। बोलेवर्ड के बंगलों के सामने झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे। मैं धीमी गति से कार ड्राइव करता हुआ 33 नंबर के सामने से गुजरा। वो इमारत एक विशाल फाटक के पीछे छिपी हुई थी। कोई 20 गज आगे एक स्थान था जहां से समुद्र का नजारा किया जा सकता था। वहां जाकर मैंने कार रोक दी और ड्राइविंग सीट से उतरकर पिछले हिस्से की सीट पर जा बैठा। वहां से मुझे 33 नंबर का फाटक साफ दिखाई दे रहा था। इंतजार के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं था, और इंतजार करने की मुझे अच्छी खासी आदत थी। मेरे जैसे धंधे वाले व्यक्ति के लिए इंतजार सबसे जरूरी चीज थी। अगले 1 घंटे में 3-4 कारें वहां से गुजरी। लोग बाग अपने अपने काम धंधों से वापस लौट रहे थे। वे लोग शायद समझ रहे थे कि मैं किसी लड़की का इंतजार कर रहा था। उनमें से शायद ही किसी को यह सूझा हो कि मैं अपने क्लाइंट की बीवी की निगरानी का काम कर रहा था। तंग सी स्लैक्स और स्वेटर पहने एक लड़की मेरी कार के समीप से गुजरी। उसके आगे आगे एक छोटा सा कुत्ता कूदता हुआ चल रहा था।
लड़की ने एक नजर मुझ पर डाली और आगे बढ़ गई। मैंने जी भरकर उसके खूबसूरत जिस्म को निहारा और उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी निगाहों से ओझल ना हो गई। 9 बजते खूब अंधेरा हो गया। मैंने लिफाफा खोलकर एक सैंडविच निकाल ली और बिस्की के साथ सैंडविच खाने लगा। अब तक मैं बहुत इंतजार कर चुका था। तंग आकर मैं कार से बाहर निकला और 33 नंबर के फाटक पर पहुंचा। मैंने फाटक को देखकर भीतर झांका। सामने एक खूबसूरत सा बगीचा था। बगीचे से गुजरता हुआ एक रास्ता बंगले के बरामदे तक जाता था। बंगले में अंधेरा था, इसीलिए मैंने यही नतीजा निकाला कि घर में कोई मौजूद नहीं था। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने एक चक्कर पिछवाड़े का भी लगाया। वहां भी घनघोर अंधेरा व्याप्त था। हताश होकर मैं अपनी कार की ओर लौट आया। लगता था कि पति के एयरपोर्ट का रुख करते ही मिसेज हार्डविक बंगले से निकल गई थी। अब वहां बैठे रहने और इस बात का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था कि वो रात को किस समय वापस लौट कर आएगी। मैंने $300 एडवांस में लिए थे, इसीलिए इंतजार तो मुझे करना ही था। सुबह के 3 बजे मुझे नींद ने आ दबोचा। कार की खिड़की से आती सूरज की पहली किरणें जिस्म पर पड़ते ही मैं उठ गया। उस हालत में सोते रहने से मेरी गर्दन में बल पड़ गया था, जिसकी वजह से मेरी गर्दन और रीढ़ की हड्डी दुखने लगी थी। इसके अलावा मेरे मन में अपराध बोध की भावना भी थी कि क्लाइंट का काम करने की जगह मुझे 3 घंटे सोते नहीं रहना चाहिए था। सड़क पर दूध बांटने वाला ट्रक आ रहा था। ट्रक हर बंगले के आगे रुक रहा था और दूध वाला दूध की बोतलें पहुंचा रहा था। वो 33 नंबर के आगे नहीं रुका। वहां से वो सीधा आगे बढ़कर 35 नंबर के आगे रुका। जब वो 35 नंबर से बाहर निकला तो मैं उसके सामने जा पहुंचा। दूध वाले ने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। आप शायद 33 नंबर में दूध देना भूल गए हैं, मैंने पूछा। मैं भूला नहीं हूं, वो बोला। बंगला खाली है वो। लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है मिस्टर? मैं उसे कोई संदेह का अवसर नहीं देना चाहता था। हो सकता था वो मुझे संदेहास्पद व्यक्ति समझकर पुलिस को सूचित कर देता। इसलिए मैंने अपना परिचय पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने बड़े गौर से मेरे कार्ड को देखा और फिर धीरे धीरे सीटी बजाते हुए कार्ड मुझे लौटा दिया। वो संतुष्ट हो गया। आप 33 नंबर में दूध सप्लाई नहीं करते हैं? मैंने पूछा। करते हैं, वो बोला, परंतु उस बंगले के मालिक 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम आजकल दूध डिलीवर नहीं करते। वहां रहते कौन लोग हैं? वो कुछ क्षण खिटका, फिर बोला, मिस्टर एंड मिसेज मायर्स। मैंने तो सुना है कि अब वहां कोई मिस्टर एंड मिसेज हार्डविक रहते हैं। इस वक्त तो वहां कोई भी नहीं रहता मिस्टर। वो अपनी टोपी पीछे खिसकाकर अपना सिर खुजाते हुए बोला। अगर कोई रहता हुआ होता तो मुझे जरूर मालूम हो जाता। दूध तो हर किसी को चाहिए और यहाँ दूध सप्लाई करने वाला सिर्फ मैं हूँ और मैं 33 नंबर में दूध सप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ओह, इसका मतलब है कि मिस्टर एंड मिसेज मायर्स ने अपना ये बंगला किसी और को किराए पर नहीं दिया है। मैं 8 साल से मिस्टर मायर्स को दूध सप्लाई कर रहा हूँ। उन्होंने आज तक किसी और व्यक्ति को अपना बंगला किराए पर नहीं दिया है। वैसे इन दिनों के दौरान वो हमेशा 1-1.5 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। उसने अपनी बास्केट उठा ली और चलने को हुआ। मैं देख रहा था कि वो मेरी बातचीत से बोर हो रहा था। इस इलाके में तुम किसी जॉन हार्डविक को जानते हो? यहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अगर रहता होता तो मैं जरूर जानता होता, वो बोला और ट्रक की ओर बढ़ गया। वो ट्रक में बैठा और ट्रक को रोड नंबर 37 की ओर बढ़ा ले गया। कहीं पता तो गलत नहीं था, मैंने सोचा, पर पता कैसे गलत हो सकता था? हार्डविक ने मुझे टेलीफोन पर यही पता लिखवाया था और नोटों के साथ भी यही पता लिखकर भेजा था। तो फिर उसने एक खाली बंगले की निगरानी करने के लिए मुझे $300 क्यों दिए? हो सकता है दूध वाला गलत कह रहा हो, पर वो गलत क्यों कहने लगा? मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या वो रहस्यमय जॉन हार्डविक किसी वजह से मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जो उसने मुझे यूं इस बेकार के काम में उलझाए रखा? लेकिन कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो मुझ पर 12 घंटे के $300 खर्च कर देगा? मैं तो इतना महत्वपूर्ण आदमी नहीं था। अचानक ही मुझे दफ्तर लौटने का ख्याल आया ताकि नहा धोकर शेव करके कॉफी का गर्मा गर्म प्याला पी सकूं। मैं वापस अपनी कार में आ बैठा और उसे तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से रवाना हो गया। सुबह का वक्त था, इसीलिए सड़कों पर इतना अधिक ट्रैफिक नहीं था। ठीक 7 बजे मैं अपने ऑफिस के सामने जा पहुंचा। फिर मैं लॉबी में पहुंचा। वहां जैनिटर झाड़ू लगा रहा था। उसने भावहीन निगाहों से मेरी ओर देखा और फिर गर्दन घुमा ली। मैं लिफ्ट द्वारा 4थी मंजिल पर पहुंचा और तेजी से कॉरिडोर से गुजरता हुआ मैं अपने दफ्तर के सामने पहुंचा, जहां मेरे नाम की पट्टिका लगी हुई थी। मैंने जेब से चाबी निकाली और ताला खोलने को ही था कि ठिठक गया। मैंने दरवाजे की मूठ पकड़कर दरवाजे को थोड़ा ठेला। दरवाजा खुल गया।
मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा कर गया था। मैं थोड़ा सा अंदर दाखिल हुआ और छोटे से बाहरी कमरे में झांका। वहां एक मेज, उस पर कुछ पुरानी पत्रिकाएं और चार पुरानी धुरानी कुर्सियां पड़ी थी। फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था जो अब अपने अंतिम दिन गिन रहा था। मेरे दफ्तर को जाने वाला भीतरी दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसे भी जाने से पहले मैं भली भांति बंद करके गया था। धड़कते दिल से मैंने उस दरवाजे को पूरा खोल दिया। मेरे सामने मेरी और मुंह की एक क्लाइंट वाली कुर्सी पर एक खूबसूरत चीनी लड़की बैठी थी। वो हरे रंग का चोगा पहने हुए थी जिसके दोनों ओर झिरी थी, जिसमें से उसकी खूबसूरत टांगें दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर शांति के भाव थे। उसकी छाती के बाईं ओर खून का बड़ा धब्बा दिखाई दे रहा था, जो साफ बता रहा था कि बड़े कुशल अनुभवी व्यक्ति द्वारा उसे गोली मारी गई थी। इतनी जल्दी उसकी जान निकली थी कि उसे डरने तक का मौका नहीं मिला था। मैं धीरे से उसके समीप पहुंचा। मैंने उसके ठंडे चेहरे को छुआ। उसे मरे हुए कई घंटे हो चुके थे। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर टेलीफोन के करीब पहुंचा और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले मैंने उस मृत एशियन लड़की को खूब गौर से देखा। वो करीब 23-24 वर्षीय लड़की थी और उसे रुपए पैसे की किसी प्रकार की कमी मालूम नहीं होती थी, क्योंकि उसके कपड़े कीमती थे और जूते एकदम नए थे। वो हर प्रकार से संपन्न मालूम होती थी। उसके बाल ढंग से संवरे हुए थे। मेरे पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि वो कौन थी। उसके पास हैंडबैग नहीं था। मेरे अंदाज से शायद उसे हत्यारा ले गया था, क्योंकि इतने सलीके वाली लड़की का हैंडबैग के बगैर कहीं बाहर जाना संभव नहीं लगता था। उसका नाम तक जानने का साधन ना पाकर मैं बाहरी कमरे में आ गया और पुलिस के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरे टेलीफोन के लगभग 10 मिनट के बाद ही पुलिस का दल वहां इस प्रकार पहुंच गया जैसे चींटियां गुड़ के पास जा पहुंचती है। अंत में वहां डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट डॉन रेटनिक पहुंचा। मैं उसे पिछले 4 सालों से जानता था। वो सूरत से ही अहमक लगने वाला चूहे जैसी शक्ल का आदमी था। पुलिस ऑफिसर वो इसीलिए बन गया था क्योंकि सौभाग्यवश वो मेयर की बहन से शादी कर बैठा था। पुलिस अधिकारी के नाते वो एकदम अयोग्य आदमी था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जब से वो पुलिस ऑफिसर बना था, पैसाडोना सिटी में कोई भारी अपराध हुआ ही नहीं था। डेस्क सार्जेंट से डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट बनने के बाद से ये पहला ही कत्ल का मामला था जो उसके सामने आया था। पर एक बात मैं उसके हक में कहना चाहूंगा कि चाहे अक्ल उसमें इतनी भी नहीं थी कि एक बच्चे की भी पहेली बुझा सके, लेकिन रख रखाव और रोब दाब वो इतना रखता था जैसे उससे बड़ा पुलिस अधिकारी पैदा ही नहीं हुआ था। वो सार्जेंट पुलिसकी के साथ दंदनाता हुआ मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। सार्जेंट पुलिसकी सूरत से ही झगड़ालू लगने वाला और हर वक्त किसी से लड़ाई मोल लेने के लिए उतारू रहने वाला आदमी मालूम होता था। अक्ल नाम की चीज समझता उसमें रेटनिक से भी कम थी, लेकिन जहां तक ताकत का सवाल था वो उसमें अपने सीनियर रेटनिक से कहीं आगे था। दोनों मेरी पूर्णतया उपेक्षा करते हुए मेरे भीतरी ऑफिस में पहुंचे और कितनी ही देर तक वो लाश को घूरते रहे। फिर रेटनिक बाहर मेरे पास पहुंचा। वो बड़ा चिंतित लग रहा था। ओके शेम्स, क्या कहानी है? वो बोला और मेज पर बैठ गया। वो तुम्हारी क्लाइंट है? उसने टांगे हिलाते हुए पूछा। मैं नहीं जानता ये कौन है और यहाँ क्या करने आई है, मैं बोला। आज सुबह जब मैंने आकर दफ्तर खोला तो मैंने इसे इसी हालत में पाया था। वो अपने बुझे सिगार का सिरा चबाता रहा और बड़ा एक्टिव पुलिसमैन दिखने की कोशिश करता रहा। तुम अक्सर इतने सवेरे दफ्तर खोलते हो? मैंने बिना कुछ छुपाए उसे स्पष्ट तौर से सारी कहानी कह सुनाई। वो सुनता रहा। पुलस्की भी बीच में चौखट पर आ खड़ा हुआ और सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि बंगला खाली पड़ा था, मैं सीधा यहाँ चला आया। आखिर में मैं बोला, मुझे किसी गड़बड़ी की आशंका तो थी, लेकिन मैंने कत्ल की अपेक्षा नहीं की थी। उसका हैंडबैग कहाँ है? रेटनिक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे आने से पहले मैंने भी हैंडबैग तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला था। शायद खूनी हैंडबैग अपने साथ ले गया है। हैंडबैग में ऐसा क्या था शेम्स? वो जैसे निर्णयात्मक स्वर में बोला, जो तुमने इसका कत्ल कर दिया? रेटनिक से ऐसे व्यवहार की मुझे पहले ही उम्मीद थी। पुलिस को फोन करने के बाद ही मैंने सोच लिया था कि वो यहाँ पहुंचते ही मुझी को सस्पेक्ट नंबर 1 समझेगा। अगर इसके पास कोहिनूर हीरा भी होता, मैं सब्र से बोला, तो भी मैं इसे अपने दफ्तर में कत्ल करने की बेवकूफी नहीं करता। मैं इसका पीछा करता रहता और इसके घर पहुंचकर इसका कत्ल कराता। पर तुम्हारे पास इस बात की क्या सफाई है कि जब तुम यहाँ ताला लगाकर गए थे तो वो अंदर दाखिल कैसे हुई? मैं अपना अनुमान बता सकता हूँ। उसकी आंखें मुझ पर केंद्रित हो गई।
बताओ, वो बोला। मेरा अनुमान है कि इस लड़की को मुझसे कुछ काम था। जॉन हार्डविक नामक आदमी नहीं चाहता था कि ये मुझसे बात कर सके। वजह मुझे मालूम नहीं कि वो ऐसा क्यों चाहता था, और ना ही मैं ये जानता हूं कि वो मुझसे क्या बात करना चाहती थी। मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। मेरा अनुमान है कि हार्डविक ने मुझे खाली बंगले की निगरानी के लिए सिर्फ इसीलिए भेज दिया था कि जिससे उसे यह भरोसा हो जाए कि जब लड़की मेरे दफ्तर पहुंचेगी तो उस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा ख्याल है वो पहले से ही यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। मेरे दफ्तर के ताले बड़े मामूली से हैं, उन्हें खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। लड़की ने हार्डविक को यहाँ मेरी जगह बैठा देखा होगा। लड़की सूरत से भयभीत नहीं लगती। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसने हार्डविक को ही इस दफ्तर का मालिक समझा था। हार्डविक ने पहले लड़की की बात सुनी होगी और फिर उसे गोली मार दी होगी, क्योंकि जैसा तुम देखते रहे हो, लड़की के चेहरे पर आतंक के जरा से भी भाव नहीं है। रेटनिक ने पुलिसकी की ओर देखा। जरा सावधान रहना पुलिसकी, वो बोला। ये शेम्स तो हमारी नौकरी हथियाने की फिराक में मालूम होता है। पुलिसकी ने अपने दांत में से कुछ खोदकर निकाला और उसे मेरे कारपेट पर थूक दिया। वो मुंह से कुछ नहीं बोला। बोलना उसका काम नहीं था, वो तो पेशेवर श्रोता था। रेटनिक सोचने लगा, हालांकि सोचना उसके लिए भी बड़ा तकलीफदेह काम था। अंत में वो बोला, मैं बताता हूं कि क्यों तुम्हारे अनुमान बेमानी हैं। बरखुरदार, इस आदमी ने तुम्हें एयरपोर्ट से फोन किया था, जो यहाँ से 2 मील दूर है। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम यहाँ से 6 बजे के थोड़ी देर बाद ही गए थे। मगर हाईवे के भारी ट्रैफिक को ध्यान में रखा जाए तो वो आदमी एयरपोर्ट से यहाँ 7:30 बजे से पहले नहीं पहुंच सकता था, और यह बात हर किसी को मालूम है कि 7:30 बजे दफ्तर बंद हो चुके होते। फिर ये लड़की दफ्तर बंद हो जाने के बाद के टाइम में यहाँ क्यों आई थी? क्या उसने पहले टेलीफोन करके पूछा नहीं होगा कि दफ्तर बंद है या खुला? जरूर पूछा होगा, लेकिन उस वक्त हार्डविक मेरे दफ्तर में मौजूद रहा होगा और उसने लड़की की कॉल रिसीव की होगी। शायद हार्डविक ने उसे कहा होगा कि वो उसी के इंतजार में दफ्तर में बैठा है। रेटनिक के चेहरे के भाव तुरंत बदले। शायद उसे गुस्सा आ रहा था कि इतनी मामूली सी बात उसे क्यों नहीं सूझी थी। डॉक्टर और 2 स्ट्रेचरधारी अर्दली दरवाजे पर प्रकट हुए। डॉक्टर एक पीले से चेहरे का आदमी था। उसने कमरे का मुआयना शुरू कर दिया। रेटनिक अपनी टाई की गांठ ठीक करने लगा। इस लड़की का आता पता जानने में कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए। रेटनिक यूं बोला जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। इसकी पीली चमड़ी हर किसी की निगाह में आई होगी। इस हार्डविक नाम के आदमी ने तुम्हें दोबारा फोन करने के लिए कब के लिए कहा था? कल शुक्रवार को। क्या ख्याल है तुम्हारा, करेगा वो फोन? मुझे तो उम्मीद नहीं है। हाँ, उसने अपनी कलाई घड़ी देखी और जोर की जम्हाई ली। तुम्हारे चेहरे पर फटकार बरस रही है। जाकर चाय कॉफी पियो, पर ज्यादा दूर मत जाना, और इस बारे में किसी और से कुछ भी मत कहना। मैं आधे घंटे बाद तुमसे फिर बात करूंगा। मैं उसकी बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। जाहिर था कि वो किसी वजह से मुझे कुछ देर के लिए वहां से हटा देना चाहता था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैं घर जाकर नहा धोकर कॉफी पीना चाहता हूँ, मैं बोला। नहीं, तुम घर नहीं जा सकते, वो बोला। आसपास ही कहीं कॉफी पी लो और आधा घंटे बाद मुझसे मिलो। मैं लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचा। अभी 7:40 ही हुए थे। इमारत के बाहर एम्बुलेंस और 4 पुलिस कारें खड़ी थी। उनके आसपास तमाशाइयों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मैं क्विक स्नैक बार में घुस गया। मुझे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने घूमकर पीछे देखने की कोई कोशिश नहीं की। रेटनिक ने जरूर अपना कोई आदमी मेरे पीछे लगा दिया था। मैं एक स्टूल पर जा बैठा। स्पैरो विस्फारित नेत्रों से खिड़की के बाहर सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस देख रहा था। ये क्या चक्कर है मिस्टर रेयान? वो दांत भींचकर बोला। एक कॉफी स्ट्रॉन्ग और हैम के साथ 2 फ्राई किए हुए अंडे ला दो, मैं बोला। जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो भीतर दाखिल नहीं हुआ था। वो दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ा हो गया। स्पैरो ने कॉफी तैयार की और अंडे बनाने लग गया। कोई मर गया है मिस्टर रेयान? स्पैरो ने हॉट प्लेट में अंडा तोड़ते हुए कहा। तुम रात को कितने बजे बार बंद करते हो? मैंने दरवाजे पर खड़े पुलिसमैन की ओर देखते हुए पूछा। ठीक 10 बजे, स्पैरो बोला। लेकिन सामने हो क्या रहा है? एक चीनी लड़की का कत्ल हो गया है, मैं कॉफी की चुस्की लेता हुआ बोला। 1 घंटा पहले मुझे उसकी लाश अपने दफ्तर में मिली थी। उसने थूक निकला। आप मजाक तो नहीं कर रहे मिस्टर रियान? नहीं, ये सच है। चीनी लड़की? और ज्यादा सवाल मत पूछो। मैं भी उसके बारे में तुम्हारे जितना ही जानता हूँ।
क्या कल मेरे जाने के बाद तुमने किसी चीनी लड़की को मेरे ऑफिस से ब्लॉक में घुसते हुए देखा था? उसने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, अगर वो मेरे दुकान बंद करने के पहले आई होती तो मैंने जरूर उसे देखा होता। कल रात यहाँ ज्यादा रश नहीं था। मैं चिंतित हो उठा। 7:30 बजे तक की तो शहादत मेरे पास थी। उस वक्त तक वो कुत्ते वाली लड़की मेरी कार के पास से गुजरी थी और उसने मुझे कार में बैठे देखा था। शायद उसी वक्त वो चीनी लड़की मेरे ऑफिस में दाखिल हुई थी। 8:30 बजे के बाद भी कनॉट बोलेवर्ड में मैं अपनी कार में अकेला बैठा रहा था। इस बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। मेरे दफ्तर बंद करके जाने के बाद किसी समय तुमने किसी अजनबी को मेरे ऑफिस वाली इमारत में दाखिल होते देखा था? मैंने पूछा। कह नहीं सकता। हमेशा की तरह 9 बजे मैंने जैनिटर को ताला बंद करते देखा था। उसने हैम और अंडों की प्लेट मेरे सामने रख दी। किसने कत्ल किया है उसका? पता नहीं। एकाएक ही मेरी भूख मर गई। हालात मेरे विरुद्ध होते जा रहे थे। मैं रेटनिक को जानता था। उसे तो मात्र तिनके के सहारे की जरूरत थी। अगर मैंने अपनी बेगुनाही का कोई पक्का सबूत पेश ना किया होता तो उसने मुझी को बलि का बकरा बना देना था। शायद लड़की पर तुम्हारी निगाह पड़ी ही ना हो। मैंने स्पैरो से पूछा। हो सकता है, लेकिन मैं हर पल तो खिड़की से बाहर नहीं देखता रह सकता। 2 आदमी अंदर आए। उन्होंने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया। उन्होंने स्पैरो से पूछा, बाहर क्या गड़बड़ थी? स्पैरो ने एक निगाह मुझ पर डाली और फिर कह दिया कि उसे कुछ खबर नहीं है। फिर उनमें से एक आदमी, जिसने मार्लिन ब्रांडो जैसे चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, बोला, किसी का खून हो गया मालूम होता है। बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। कोई गड़बड़ हो गई है मिस्टर रेयान? स्पैरो मेरी ओर नाखुशगवार नजरों से देखते हुए बोला। पता नहीं, मैं बोला और बाहर निकल आया। मेरे पीछे लगा हुआ मोटा पुलिसिया मेरे नजदीक पहुंचा। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। वापस अपने दफ्तर में, मैं बोला। तुम्हें कोई एतराज? अब तो वापस दफ्तर जब जाना जब लेफ्टिनेंट तुम्हें बुलाएं। अभी जाकर किसी कार में बैठ जाओ। मैं एक पुलिस कार में बैठ गया। कुछ लोग सीढ़ियों के पास खड़े मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। मैंने एक सिगरेट जला ली और धीरे धीरे कश भरने लगा। सीढ़ियों पर खड़े लोगों की मैंने सरासर उपेक्षा कर दी। कार में मैं बैठा सोचता रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे बड़े योजनाबद्ध तरीके से किसी कुचक्र में फंसाया जा रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद 2 अर्दली एक स्ट्रेचर उठाए बाहर आए। चीनी लड़की स्ट्रेचर पर थी। लाश चादर से ढकी हुई थी। स्ट्रेचर को एम्बुलेंस पर लाद दिया गया। उसके फौरन बाद ही एम्बुलेंस वहां से रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर निकला। वो भी अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। काफी लंबे इंतजार के बाद होमिसाइड विभाग के 2 आदमी बाहर आए। उनमें से एक ने उस पुलिसमैन को इशारे से अपने पास बुलाया जो मेरी निगरानी कर रहा था। उसने पुलिसमैन से कुछ कहा और फिर दोनों कार में बैठकर चले गए। पुलिसमैन मेरे पास पहुंचा और बोला, चलो, लेफ्टिनेंट ने बुलाया है तुम्हें। जैसे ही मैं चलने को हुआ तभी मेरी बगल के दफ्तर का इंडस्ट्रियल केमिस्ट जे वैड अपनी कार पर वहां पहुंचा। हम दोनों साथ साथ लिफ्ट में सवार हुए। जे वैड मुझसे 3-4 साल छोटा था, लेकिन तंदुरुस्त कहीं ज्यादा था। हम दोनों की ऐसे ही कभी कभार गलियारे में या लिफ्ट में मुलाकात हो जाती थी। स्पैरो की तरह उसे भी मेरा धंधा बड़ा रंगीन लगता था। वो अक्सर मेरे धंधे के बारे में मुझसे बड़े दिलचस्पी भरे सवाल किया करता था। जैसे ही लिफ्ट धीमी गति से चौथी मंजिल की ओर उठी, उसने सवाल किया, क्या चक्कर है? आज सुबह मुझे मेरे ऑफिस में एक चीनी लड़की की लाश मिली है। मैं बोला, पुलिस आई हुई है। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक आया। लाश? वो बोला, हाँ, किसी ने उसे शूट कर दिया है। तुम्हारा मतलब है उसका खून कर दिया है किसी ने? वो घबराए स्वर में बोला। हाँ। हे भगवान, जब से लाश मिली है मैं भी भगवान को ही याद कर रहा हूं। किसने कत्ल किया उसका? क्या पता। कल रात तुम अपने दफ्तर से कितने बजे गए थे? जब मैंने अपना दफ्तर बंद किया था तब तक तो तुम गए नहीं थे। मैं 9 बजे के करीब गया था। जेनिटर उस वक्त ताले लगा रहा था। तुमने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? नहीं। तुम जाते वक्त मेरे दफ्तर के सामने से तो गुजरे ही होगे। क्या उस वक्त मेरे ऑफिस की बत्ती जल रही थी? नहीं, तुम तो शायद 6 बजे के करीब ही यहां से चले गए थे। हाँ। मैं उलझ कर रह गया था। चीनी लड़की का कत्ल 9 बजे के बाद हुआ था और उस वक्त की अपने बचाव की मेरे पास कोई ठोस शहादत नहीं थी। लिफ्ट चौथी मंजिल पर आकर रुकी। हम बाहर निकले। मेरे ऑफिस में से जैनिटर और सार्जेंट पुलिस की बाहर निकल रहे थे। जैनिटर ने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं कोई 2 सिर वाला राक्षस था।
वे दोनों लिफ्ट में घुस गए और लिफ्ट नीचे खिसक गई। मेरे लायक कोई सेवा? वैड ने मेरे दफ्तर में खड़े पुलिसियों की ओर देखकर पूछा। नहीं, बस धन्यवाद, मैं बोला। मौका आएगा तो जरूर बताऊंगा। मैं अपने दफ्तर में घुसा। लेफ्टिनेंट रेडनिक मेरी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा था। मैं उसके संकेत पर उसके सामने वाली क्लाइंट की कुर्सी पर बैठ गया। उस कुर्सी की पीठ पर मुझे एक खून का धब्बा दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं बड़ा संभल कर कुर्सी के हत्थे पर बैठ गया। तुम्हारे पास बंदूक का लाइसेंस है? रेडनिक ने मुझसे पूछा। हाँ है। कौन सी गन है तुम्हारे पास? .38 की पुलिस स्पेशल। मुझे दो। डेस्क के बाईं ओर के ऊपरी दराज में है। नहीं है, मैंने दराज देख ली है। मेरे जिस्म पर पसीने की धार बहने लगी। दराज में ही होनी चाहिए। उसने सिगार केस से नया सिगार निकालकर मुंह में दबाया और मुझ पर निगाहें केंद्रित करते हुए बोला। वो 38 कैलिबर की गोली से ही मरी है। डॉक्टर कहता है कि वो सुबह 3 बजे के करीब मरी है। तुम सच सच क्यों नहीं बताते रेयान? इस लड़की के हैंडबैग में क्या था? मैंने अपने स्वर को यथासंभव गंभीर बनाते हुए कहा। मैंने तुम्हें सच सच ही बताया है लेफ्टिनेंट। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि अपने ही रिवॉल्वर से अपने ही ऑफिस में किसी का खून कर दूं, फिर चाहे उसके बैग में सारे फोर्ट जितना सोना ही क्यों ना भरा हो। उसने अपना सिगार सुलगाया और कश लेकर धुआं मेरी ओर उगल दिया। शायद तुमने सोच लिया हो कि तुम अपने बचाव में बड़ी शहादत पेश कर सकते हो। अगर मैंने उसे मारा होता, मैं बोला, तो मुझे उसकी मौत का वक्त मालूम होता। फिर मैं तुम्हारे सामने 8:30 बजे की नहीं, 3 बजे रात की शहादत पेश करता। उसने बेचैनी से कुर्सी में पहलू बदला। रात के 3 बजे वो लड़की तुम्हारे दफ्तर में क्या कर रही थी? वो बोला। मैं क्या बता सकता हूं इस बारे में? देखो रेयान, 5 साल से इस शहर में कोई कत्ल नहीं हुआ। मुझे प्रेस को कुछ तो बयान देना ही होगा। अगर तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है तो मुझे बताओ। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त जेल में बंद कर सकता हूं। तुम्हारे खिलाफ केस बनता है, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें कोई हल निकालने की पूरी छूट दे रहा हूं। मान लो, मैं बोला, लड़की लोकल नहीं है बल्कि सैन फ्रांसिस्को से आई है। मान लो उसके लिए मुझसे बात करना फौरन जरूरी था। किसी वजह से वो सैन फ्रांसिस्को के किसी प्राइवेट जासूस से बात करना नहीं चाहती थी। मान लो उसने हवाई जहाज द्वारा यहाँ पहुंचकर मुझसे संपर्क स्थापित करने का फैसला किया, और ये फैसला उसने पिछली रात को 7 बजे किया। वो जानती होगी कि दफ्तर बंद हो जाने से पहले वो मेरे पास नहीं पहुंच सकती, इसीलिए मुझे उसने पहले टेलीफोन किया। हार्डविक तब तक मुझसे पीछा छुड़ाकर खुद मेरे दफ्तर में आ बैठा था। हार्डविक ने उसका फोन रिसीव किया। उसने हार्डविक को बताया कि वो प्लेन द्वारा सैन फ्रांसिस्को से रवाना हो रही है और कोई 3 बजे यहाँ पहुंच जाएगी। हार्डविक ने कहा ठीक है, वो उसका इंतजार करेगा। लड़की यहाँ पहुंची। हार्डविक ने उसकी दास्तान सुनी और फिर उसे शूट कर दिया। तुम्हारी रिवॉल्वर से? हाँ, लेकिन इस इमारत के मुख्य द्वार पर रात के 9 बजे ताला पड़ जाता है। ताला तोड़ा नहीं गया है। फिर पहले हार्डविक और बाद में वो पीले रंग की लड़की इमारत में कैसे घुस गए? हार्डविक मेरे जाने के फौरन बाद, अर्थात जैनिटर द्वारा ताला लगाने से पूर्व ही यहाँ पहुंच गया होगा। उसे मालूम था कि मैं तो सारी रात बोलेवर्ड पर व्यस्त रहने वाला था, इसीलिए वो आराम से मेरे दफ्तर में बैठा टेलीफोन कॉल का इंतजार करता रहा। फिर जब लड़की के आने का वक्त हुआ तो उसने नीचे जाकर दरवाजा खोल दिया। अगर वो मेरे दफ्तर का दरवाजा खोल सकता था तो उसे नीचे का दरवाजा खोलने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी। तुम्हें तो जासूसी फिल्मों की कहानियां लिखनी चाहिए थी, वो व्यंग भरे स्वर में बोला। तुम्हारी इस बकवास थ्योरी पर कौन सा जूरी विश्वास कर लेगा? कहानी इतनी भी बुरी नहीं है, चेक तो कराइए। लड़की को एयरपोर्ट पर कईयों ने देखा होगा। किसी न किसी टैक्सी ड्राइवर को भी उसकी बाखूबी याद होगी। चलो मान लेते हैं कि जैसे तुम कह रहे हो उसी ढंग से हुआ होगा। रेटनिक बोला। पर क्या ये नहीं हो सकता कि जिस हार्डविक नाम के फर्जी आदमी का तुम जिक्र कर रहे हो, उसकी जगह तुमने ही लड़की को कहा हो कि वो दफ्तर में उसका इंतजार करेगा? हार्डविक नामक आदमी मेरे दिमाग की उपज नहीं है। हार्डविक इतना अनजाना नहीं है। तुम एक्सप्रेस मैसेंजर सर्विस में उसे चेक करके देखो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उनके माध्यम से उसने मुझे $300 भिजवाए थे या नहीं। तुम आसानी से चेक कर सकते हो कि 9 बजे तक मैं 33 कनाट बॉलीवुड के सामने मौजूद था। मैं उस समय के बाद भी वहीं था, लेकिन रात के 2 बजे तक वहां से सिर्फ कार गुजरी थी। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उसके ड्राइवर ने मुझे वहां देखा था या नहीं।
लेकिन सुबह 6 बजे वहां के दूध सप्लाई करने वाले ने मुझे निश्चित रूप से देखा था। तुम दूध सप्लायर से ये बात आसानी से पता कर सकते हो। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, तुम रात को 1 और 4 के बीच कहाँ थे? बताया तो है मैंने, मैं 33 कनॉट बॉलीवुड के सामने था। उसने अपने कंधे झटकाए। जरा अपनी जेबें तो दिखाओ। मैंने अपनी जेबों का सामान उसके सामने उलट दिया। उसने दिलचस्पी रहित निगाहों से हर चीज को देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया। अगर मैंने उसके बैग से कुछ चुराया होता तो क्या मैं उसे अपनी जेबों में डाले फिरता रहता? मैंने कहा। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। शहर छोड़कर मत जाना। मैं जब चाहूं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, इसलिए कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। वो दफ्तर से बाहर निकल गया और दोनों दरवाजे खुले ही छोड़ गया। मैंने अपना सामान वापस अपनी जेबों में डाला और अपनी कुर्सी पर आ बैठा। मैंने एक सिगरेट जला लिया। फिलहाल उनके पास मेरे खिलाफ कोई तगड़ा केस नहीं था, लेकिन भविष्य में केस तगड़ा बन सकता था। रेटनिक मूर्ख था, लेकिन कातिल तो मूर्ख नहीं था। वो हत्या के इल्जाम में मुझे फंसाना चाहता था। देर सवेर वो रेटनिक को कोई ऐसा सूत्र दे सकता था जो मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। मेरी रिवॉल्वर गायब थी। जाहिर था कि कत्ल मेरी ही रिवॉल्वर से किया गया था। कातिल मेरे रिवॉल्वर को ऐसी जगह रख सकता था जहां से रेटनिक उसे आसानी से खोज सके। उसके बाद रेटनिक मेरे विरुद्ध तगड़ा केस बना देने में समर्थ हो सकता था। मैं डेस्क से उठ बैठा। ये बैठने का वक्त नहीं था। अपने बचाव में मुझे अभी काम करना था। मैंने दफ्तर को ताला लगाया और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वहां के शीशे के दरवाजे पर मुझे रेटनिक की परछाई दिखाई दी। वो जे बेड से बातें कर रहा था, शायद मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। मैं लिफ्ट द्वारा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े 2 पुलिसमैनों के पास से गुजरता हुआ मैं गली में आ गया। वहां मेरी कार खड़ी हुई थी। मैं कार में बैठा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं खुद को बेहद नर्वस फील कर रहा था। एकाएक मेरी विस्की पीने की इच्छा होने लगी। हालांकि 6 बजे से पहले मुझे विस्की पीना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन आज का दिन इसका अपवाद था। मैंने ग्लोव कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने विस्की की बोतल की ओर हाथ बढ़ाया कि एकाएक मुझे बिजली का सा झटका लगा। मेरा मुंह सूख गया। ग्लोव कंपार्टमेंट में मेरी .38 पुलिस स्पेशल रिवॉल्वर और एक छिपकली की खाल से बना हुआ हैंडबैग रखा हुआ था। कितनी ही देर तक मेरा जिस्म तेज ठंडी लहर से कंपित होता रहा। यह हैंडबैग निश्चित ही उसी चीनी औरत का था जो मेरे दफ्तर में मृत पाई गई थी। पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे की ओर 8 फुट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा यार्ड है। वहां पुलिस अपनी पेट्रोल कारें, दंगे पर कंट्रोल करने वाले स्क्वाड वाहन तथा ट्रक वगैरह खड़ी करती थी। एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में अंकित था, यह स्थान केवल पुलिस वाहनों को पार्क करने के लिए सुरक्षित है। मैंने अपनी कार ले जाकर एक पेट्रोल कार के पीछे खड़ी कर दी। जैसे ही मैंने कार का इंजन बंद किया, फौरन एक लाल चेहरे वाला आयरिश पुलिसमैन प्रकट हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। ए, क्या बात है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? वो इतनी ऊंची आवाज में बोला कि उसकी आवाज 2 ब्लॉक दूर तक सुनी जा सकती थी। मैंने इग्निशन बंद किया और बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ और मुझे पढ़ना भी बाखूबी आता है। इससे पहले कि वो फटफड़ता, मैं कार से बाहर निकल आया और उससे बोला, डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट, जो मेयर का साला भी है, ने मुझे यहाँ कार खड़ी करने के लिए कहा था। अगर नाराज ही हो तो उससे बात कर लेना, लेकिन बदले में वो तुमसे बुरी तरह पेश आए तो मुझसे शिकायत मत करना। उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे वो कोई मक्खी निकल गया हो। वो कुछ देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा, फिर वहां से टल गया। कोई 20 मिनट के बाद एक कार मेरे पास मुझसे करीब 10 फुट के फासले पर आकर रुकी। कार से रेटनिक उतरा और भूरे पत्थरों वाली पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत की ओर बढ़ा। लेफ्टिनेंट, मैंने ऊंची आवाज नहीं लगाई थी, पर उसने सुन ली। वो ठिठका, घूमा। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने गहरी निगाहों से मुझे घूरा। ठीक है, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब बताओ। लेफ्टिनेंट, तुमने मेरी तलाशी तो ले ली थी, लेकिन मेरी कार की तलाशी लेना भूल गए थे। वो एकदम स्थिर खड़ा हो गया। उसने अपनी चमकीली आंखें घुमाई। मुझे तुम्हारी कार की तलाशी क्यों लेनी चाहिए थी? वो बोला। तुम जानना चाहते थे कि चीनी लड़की के बैग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैंने उसे अपनी रिवॉल्वर से अपने दफ्तर में शूट कर दिया था। ऐसा कुछ ना तो तुम्हें मेरे दफ्तर में मिला था और ना ही मेरी तलाशी में। मुझे लगा कि एक सही मायनों में जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर मेरी कार की तलाशी जरूर लेना चाहेगा।
इसीलिए मैं कार को यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अपने आप को समझदार पुलिस ऑफिसर कहलवाना जरूर पसंद करोगे। उसका चेहरा लाल हो गया। कुत्ते की औलाद, वो चिल्लाया। मैंने तुमसे नरमी का बर्ताव किया, इसीलिए तेरा दिमाग आसमान पर चढ़ गया। मुझसे होशियारी दिखाता है। मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। वो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा। ये सब करने से पहले एक नजर मेरी कार पर तो डाल लो लेफ्टिनेंट, मैं बोला। और ग्लोब कंपार्टमेंट पहले देखना, इससे तुम्हारे वक्त की बचत हो जाएगी। रैटनिक ने गुस्से से उबलते हुए कार के पास पहुंचकर कार का दरवाजा खोल लिया। फिर जैसे ही उसने ग्लोब कंपार्टमेंट खोला, मैंने फौरन उसके चेहरे पर बदलते लक्षण देखे। उसका क्रोध फौरन ठंडा पड़ गया। कितनी ही देर तक वो भीतर पड़ी रिवॉल्वर और हैंडबैग को घूरता रहा, फिर मेरी ओर घूमा। रिवॉल्वर तुम्हारी है? हाँ। हैंडबैग लड़की का है? होना तो उसी का चाहिए। चक्कर क्या है? वो उलझनपूर्ण स्वर में बोला। तुम उसके कत्ल का इल्जाम कबूल करने की तैयारी कर रहे हो? मैं अपने सारे पत्ते खोलकर तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मैं बोला। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। नतीजा निकालना तुम्हारा काम है। उसने एक पुलिसमैन को, जो गेट पर चौकीदारी कर रहा था, अपने पास बुलाया और उससे पुलिसकी को बुलाने को कहा। इस दौरान रैटनिक रिवॉल्वर और हैंडबैग को बगैर उन्हें छुए गौर से देखता रहा। अब मैं तुम्हें ज्यादा ढील नहीं दे सकता शेम्स, तुम जरूर फंस कर रहोगे, वो बोला। जो होगा देखा जाएगा, मैं बोला। मैंने कुछ सूत्र हासिल किए थे और बगैर उन्हें छेड़े शराफत से तुम्हारी जानकारी में लाने के लिए यहाँ आ पहुंचा हूँ। तुम जैसा चाहो मतलब निकाल सकते हो इन सबका। रैटनिक सोच में पड़ गया। तुम अपनी कार को ताला लगाकर नहीं रखते? उसने पूछा। रखता हूं, लेकिन मेरी मेज की जिस दराज में रिवॉल्वर थी, वहीं कार की एक डुप्लीकेट चाबी भी रखी रहती थी। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है चाबी जरूर वहां से गायब होगी। चाबी वहां नहीं थी। मैंने दराज को खूब अच्छी तरह से देखा था जब मैं रिवॉल्वर की तलाश कर रहा था। तभी पुलिसकी वहां पहुंच गया। कार को अच्छी तरह से चेक करो, रैटनिक पुलिसकी से बोला। और रिवॉल्वर के लिए लेसी को बुला लो और जल्दी करो। पुलिस की सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाता हुआ वापस इमारत की ओर चला गया। रैटनिक मुझे भी इमारत के एक ऑफिस नुमा कमरे में ले आया। उसने मुझे एक कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। ये तुम्हारा दफ्तर है? मैं दिलचस्पी भरे स्वर में बोला। ये दफ्तर तो मेयर के साले के काबिल नहीं। दफ्तर को छोड़ो, अपनी बदकिस्मती की ओर ध्यान दो। अगर तुम्हारी रिवॉल्वर से लड़की की हत्या हुई है और वो हैंडबैग उसी की है, तो तुम अपने आप को फांसी पर ही लटका समझो। अच्छा, मैं लापरवाही से बोला। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने रिवॉल्वर और हैंडबैग तुम्हारे पास लाकर गलती की है। अगर मैं दोनों चीजें समुद्र में फेंक देता तो तुम्हें 7 जन्म में भी खबर नहीं मिलती। लेकिन मैं चाहता था कि कुछ तुम्हारा भी फायदा हो। क्या मतलब? लेफ्टिनेंट, वे दोनों चीजें मेरी कार में जानबूझकर रखी गई हैं। अगर मैं उन्हें गायब कर देता तो तुम केस के सही हल तक कभी नहीं पहुंच पाते। रिवॉल्वर और हैंडबैग से मैं केस के सही हल तक कैसे पहुंच जाऊंगा? मुझ पर शक करने का ख्याल छोड़कर। हत्यारा नहीं चाहता कि तुम उसके पीछे पड़ो, इसीलिए वो मुझे संदेह की स्थिति में डालकर तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। वो कई क्षणों तक सोचता रहा। फिर उसने अपना सिगार केस निकाला और उसे खोलकर मेरी ओर बढ़ाया। पिछले 5 सालों में वो पहली बार मुझसे इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से पेश आया था। मैंने सिगार ले लिया। हालांकि मैं सिगार पीता नहीं था। हम दोनों ने सिगार सुलगाए। ओके रियान, वो बोला, मुझे तुम पर यकीन है। तुमने लड़की की हत्या नहीं की है। तुम एक घटिया जासूस जरूर हो, लेकिन मूर्ख नहीं हो। मान लिया कि कोई तुम्हें फंसा रहा है, लेकिन सिर्फ मेरा मान लेना ही काफी नहीं है। तुम्हारी कहानी पर विश्वास तो सरकारी वकील को आना चाहिए। उसे तुम्हारे खिलाफ उपलब्ध सबूतों का पता लगा तो वो तुम्हें ही सजा दिलवाने की कोशिश करेगा। मैं कुछ ना बोला, लेकिन फिर भी वो कहता गया। तुम्हारे खिलाफ फैसला करने से पहले मैं अभी और छानबीन करूंगा। अब या तो मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण गवाह के तौर पर बंद करके रख सकता हूं, या फिर तुम खुद ही अपनी मर्जी से हर क्षण उपलब्ध रहो। क्या पसंद है तुम्हें? मैं हर क्षण उपलब्ध रहना पसंद करूंगा। उसने टेलीफोन उठाया। दूसरी ओर से उत्तर मिलते ही वो बोला, मेरे पास आओ। कुछ क्षण बाद एक सादा वर्दी वाला नौजवान भीतर दाखिल हुआ। वो रेटनिक के समीप पहुंचा और एक आज्ञाकारी कुत्ते की मानिंद खड़ा हो गया। रेटनिक ने उससे हाथ के इशारे से मेरी ओर संकेत करते हुए कहा, ये नेल्सन रियान है, प्राइवेट जासूस। इसे ले जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं
जाकर इसकी दिलजोई करो। फिर वो मेरी ओर मुड़ा। इसका नाम पैटरसन है, नया रंगरूट है, इसको खराब करने की कोशिश मत करना। मैं पैटरसन के साथ एक अन्य कमरे में आ गया। पैटरसन के चेहरे पर उलझन और असुविधा के भाव थे। आराम करो दोस्त, मैं बोला। हमें शायद वहां कई घंटे गुजारने पड़े। तुम्हारा बॉस ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने एक चीनी लड़की का कत्ल किया है। वास्तव में वो ये हरगिज साबित नहीं कर सकता। आश्चर्य से पैटरसन की आंखें फट पड़ी। मैंने रेटनिक द्वारा मुझे दिया गया सिगार उसकी ओर बढ़ाया। ये सिगार पियो और मौज करो। तुम्हारे ही बॉस का दिया हुआ है, मैं बोला। उसने सिगार नहीं लिया और पुलिसिया अंदाज में मेरी और हिचकिचाहट भरी निगाह से देखा। ऐसा असहयोग ठीक नहीं दोस्त, मैं उसकी हिचकिचाहट को भांपता हुआ बोला। हमने अभी कई घंटे एक साथ व्यतीत करने हैं। कुछ देर तक वो हिचकिचाता रहा, फिर सामान्य हो गया। लंच के वक्त हम दोनों के लिए एक पुलिसमैन खाना ले आया। हम दोनों खाना खाने लगे। खाने के बाद पैटरसन कहीं से ताश ले आया। हम माचिस की तीलियों की शर्त लगाकर रमी खेलने लगे। जल्दी ही मैंने सारी डिबिया जीत ली। बाद में जब मैंने उससे ये बताया कि मैं पत्ते लगाकर जीता था तो वो बहुत हैरान हुआ और मुझसे जिद करने लगा कि वो पत्तेबाजी मैं उसे भी सिखा दूं। मैं उसे पत्तेबाजी का उर्फ सिखाने लगा। उसके बाद दोबारा जब हमने रमी खेली तो उसने फटाफट सारी माचिस की तीलियां मुझसे जीत ली। वो पत्ते लगाने में मुझसे भी बड़ा उस्ताद साबित हुआ। आधी रात का समय हो गया। टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर सुना और बोला, यस सर। फिर टेलीफोन बंद कर दिया। लेफ्टिनेंट रेटनिक तुम्हें बुला रहा है, वो बोला और उठ खड़ा हुआ। हम दोनों रेटनिक के दफ्तर में पहुंचे। रेटनिक डेस्क के पीछे बैठा हुआ था। वो कुछ थका और चिंतित सा लग रहा था। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का संकेत किया और पैटरसन को बाहर जाने को कह दिया। पैटरसन बाहर चला गया और मैं कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पलों तक चुप्पी छाई रही। फिर हम दोनों ने वार्तालाप आरंभ कर दिया। खुशकिस्मत हो रियान, वो बोला। पहले मुझे 100% यकीन था कि सरकारी वकील तुम्हारी दलीलों का कायल नहीं होगा और तुम्हें ही सजावार ठहराएगा, पर अब मैं सरकारी वकील को भी समझा सकता हूं कि कत्ल तुमने नहीं किया है। 15 घंटों से मैं उस इमारत में था। इस दौरान हर पल मुझे अपने अंजाम की फिक्र लगी रही थी। अब रेटनिक की बात सुनकर मेरी जान में जान आई और मैंने राहत की सांस ली। तो मैं भाग्यशाली हूं, मैं बोला। वो कुर्सी पर पसर गया। उसने अपना बुझा हुआ सिगार दांतों से काटा और उसे सुलगाकर बोला, हाँ, खुशकिस्मत हो। पिछले 14 घंटे से मैंने पुलिस का एक एक आदमी इसी केस पर लगाया हुआ था। तुम्हारी जानकारी के लिए हम एक ऐसा गवाह तलाश करने में कामयाब हो गए हैं जिसने रात 2:30 के करीब तुम्हें कनाट बोलेवर्ड पर देखा था। इत्तेफाक से वो गवाह एक वकील है और उसे सरकारी वकील से सख्त नफरत है। उसकी बीवी भी रात को उसके साथ थी। उसकी गवाही की मौजूदगी में सरकारी वकील तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बना पाएगा। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि तुमने लड़की का खून नहीं किया। वास्तविक हत्यारे के बारे में कोई आइडिया हाथ लगा? मैंने पूछा। उसने अपना सिगार मेरी ओर बढ़ा दिया और सोचपूर्ण मुद्रा में बोला, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिसने भी कत्ल किया है बहुत होशियारी से, बहुत सोच समझकर योजना बनाकर किया है। उसने कोई सूत्र नहीं छोड़ा है। चीनी लड़की के बारे में कोई प्रोग्रेस? उसकी शिनाख्त तो हो गई है, वो बोला। वो कोई मुश्किल काम नहीं था। एयरपोर्ट पर वो कई लोगों द्वारा देखी गई थी। वो हांगकांग से आई थी। उसका नाम जो एन जेफरसन था। तेल का एक बड़ा व्यापारी है जिसका नाम जो बिल्वर जेफरसन है। वो करोड़पति आदमी है। लड़की उसके बेटे हरमन जेफरसन की पत्नी है। दोनों की कोई 1 साल पहले हांगकांग में शादी हुई थी। हरमन हाल ही में हांगकांग में हुए एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा था। लड़की अंतिम संस्कार के लिए यहाँ उसकी लाश लेकर आई थी। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि बूढ़ा जेफरसन चाहता था कि उसके लड़के की लाश उसके फैमिली वॉल्ट में ही दफन की जाए। लाश का क्या हुआ? लाश जेफरसन के पारिवारिक अंतिम संस्कार करने वालों ने आज सुबह 7 बजे एयरपोर्ट से अपने अधिकार में ले ली थी। तुमने चेक किया था? मुझे मेरा धंधा समझाने की कोशिश मत करो शेम्स। मैंने वो ताबूत देखा है जिसमें वो लाश बंद थी और कागजात भी चेक किए थे। सब कागज ठीक हैं। वो हांगकांग से प्लेन पर आई थी और रात 1:30 बजे यहाँ पहुंची थी। एयरपोर्ट से टैक्सी पर सवार होकर वो तुम्हारे ऑफिस वाले ब्लॉक तक पहुंची थी। अब समझ में ये नहीं आता कि वो प्लेन से उतरते ही सीधे तुमसे मिलने क्यों गई थी और हत्यारे को कैसे पता लगा
कि वो तुमसे मिलने आ रही थी। क्या चाहती थी वो तुमसे? अगर वो सीधी हांगकांग से यहाँ आई थी तो उसे मेरे अस्तित्व का भी ज्ञान कैसे हुआ? अब तुम्हारा ये आइडिया भी नहीं जम रहा कि तुम्हारे ऑफिस से चले जाने के बाद 7 बजे के लगभग अपॉइंटमेंट के लिए तुम्हें टेलीफोन किया गया होगा। उस वक्त तो वो हवा में उड़ रही होगी। अगर उसने चिट्ठी लिखी होती तो तुम्हें उसकी खबर होती। मैंने कुछ पल सोचा। शायद हार्डविक उसे एयरपोर्ट पर ही मिल गया हो। मैं बोला, उसने मुझे 6 बजे एयरपोर्ट से रिंग किया था। शायद उसने लड़की के वहां पहुंचने तक इंतजार किया हो और उसे ये बताया हो कि वो मैं हूं। उसे कस्टम से क्लियर करवाने के लिए छोड़कर वो पहले रवाना हो गया होगा। मेरे दफ्तर में पहुंचकर उसने ताला खोला होगा और फिर लड़की के इंतजार में मेरी कुर्सी पर बैठ गया होगा। उसे मेरा ये आइडिया नहीं जचा। लेकिन वो लड़की तुमसे चाहती क्या थी? वो बोला। अगर वही मालूम होता तो हम दोनों यहाँ बैठे मगज पच्ची क्यों कर रहे होते? उसका बाकी सामान कहाँ है? तुमने चेक किया उसे? हाँ, अपना बाकी सामान वो एयरपोर्ट के लगेज रूम में जमा कर गई थी। एक छोटा सा केस था जिसमें एक जोड़ी कपड़े और बुद्ध की एक प्रतिमा के सिवाय कुछ भी नहीं था। वृद्ध जेफरसन से बात हुई तुम्हारी? की है, वो मुंह बिगाड़ कर बोला। वो तो मुझसे ऐसे पेश आया जैसे उसे मेरी सूरत से ही नफरत हो, और है भी। मेयर की जेफरसन से नहीं बनती, इसीलिए जेफरसन मुझसे भी चिढ़ता है। उसने तो ठीक से बात तक भी नहीं की थी। मुझसे बोला था कि अगर मैंने फौरन उसके बेटे की पत्नी के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया तो वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। उसका बहुत रौब दाब है इस शहर में, वो वाकई मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तुमने उस एक्सप्रेस मैसेंजर को टटोला जो मुझे $300 देकर गया था? शायद उसने हत्यारों को देखा हो। उसको भी चेक किया था, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक और दिलचस्प बात मालूम हुई। नोटों वाला लिफाफा एक्सप्रेस कंपनी के हेडक्वार्टर में, जो कि तुम्हारे दफ्तर के सामने ही है, कोई 4 बजे देकर गया था। उसके क्लर्क को बिल्कुल याद नहीं कि लिफाफा कौन देकर गया था, मगर उसे ये निर्देश याद है कि लिफाफा 6:15 बजे तुम्हारे दफ्तर में भेजा जाना था। तुमने हेरॉन कॉरपोरेशन में मालूम किया कि हार्डविक नाम का एक आदमी वहां काम करता भी है या नहीं? वो भी चेक किया। वहां कोई हार्डविक नाम का आदमी काम नहीं करता। उसने जमाई ली और उठ खड़ा हुआ। मैं सोने जा रहा हूं, शायद कल कोई बात मालूम हो। आज तो मैं भर पाया। मैं भी खड़ा हुआ। वो लड़की मरी तो मेरी रिवॉल्वर से ही थी ना? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन उस पर उंगलियों के निशान नहीं मिले, और ना ही कार के किसी हिस्से पर। उसने कहीं ना कहीं तो कोई गलती जरूर की होगी। देखेंगे। मैं खामोश रहा। मैंने तुम्हारा भला किया है रेयान। अब तुम मेरा भला करने की कोशिश करो। कोई नई बात सूझे तो मुझे जरूर बताना। मैंने हामी भरी और उस ओर बढ़ गया जिधर मेरी कार खड़ी थी। अगली सुबह के 9 बजे मैं दफ्तर पहुंचा। कुछ अखबार के रिपोर्टर मेरे दफ्तर के दरवाजे पर पहले से ही मेरे इंतजार में खड़े हुए थे। वे जानना चाहते थे कि कल सारा दिन मैं कहाँ रहा था। वे कत्ल का मेरा पक्ष सुनना चाहते थे और मेरे गायब हो जाने की वजह से परेशान थे। मैं उन्हें दफ्तर में ले आया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने कल का सारा दिन पुलिस हेडक्वार्टर में गुजारा था, और ये कि कत्ल के बारे में मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मुझे मालूम नहीं था कि चीनी लड़की कौन थी और मेरे दफ्तर में वो घुसने में कैसे सफल हो गई थी। आधा घंटा वे मुझ पर सवालों की बौछार करते रहे, लेकिन फिर उसे वक्त की बर्बादी समझकर वहां से चले गए। मैं डाक देखने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मेरे पड़ोसी ब्रैड ने भीतर कदम रखा। वो बड़ा सक पकाता हुआ मेरे पास पहुंचा। माफ करना, वो बोला। मैं यूं ही चला आया था। मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि लड़की के खूनी का पता लगा या नहीं। उसकी उत्सुकता देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। वो उस प्रकार के बुद्धिशील लोगों में से था जो अपराध संबंधी खबरों में दिलचस्पी लिए बगैर रह ही नहीं सकते थे। अभी नहीं, मैंने कहा। मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता था, वो नम्र स्वर में बोला। शायद उसे जानकर तुम्हें कोई फायदा हो। 7 बजे के करीब मैंने तुम्हारे ऑफिस में टेलीफोन की घंटी बजती सुनी थी। घंटी कुछ क्षणों तक निरंतर बजती रही थी। ये तुम्हारे ऑफिस बंद करने जा चुकने के बाद की बात है। मेरी टेलीफोन की घंटी तो बजती ही रहती है। फिर भी बताने के लिए शुक्रिया। मैं ये बात लेफ्टिनेंट रेटने को बता दूंगा। हाँ, शायद कोई फायदा हो। मैंने सुना है कभी कभी कत्ल की तफ्तीश में मामूली सी बात का भी भारी महत्व निकल आता है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। बड़ी अजीब बात है कि वो यूं तुम्हारे दफ्तर में घुसने में कामयाब हो गई। मेरे दफ्तर में उसे निश्चय ही हत्यारे ने दाखिल कराया था। ओह, वैसे पता लगा कि लड़की कौन थी? उसका नाम जो एन जेफरसन था। हांगकांग से आई थी। जेफरसन? वो चौंका।
मेरा एक बचपन का दोस्त हरमन जेफरसन हुआ करता था, जो बाद में हांगकांग चला गया था। मैंने कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटा ली और कुर्सी थोड़ी पीछे सरका ली ताकि अपने पैरों के डेस्क के साथ सटा सकूं। बैठो, मैं बोला। हरमन जेफरसन के बारे में और कुछ बताओ। वो लड़की उसी की बीवी थी। वो बुरी तरह चौंका। हरमन की बीवी? हरमन ने चीनी लड़की से शादी की थी? ऐसा ही लगता है। कमाल है। मैं उसकी ओर देखता रहा। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हरमन का पिता तो इस शादी से बहुत नाराज हुआ होगा। लड़की यहाँ क्या करने आई थी? वो अंतिम संस्कार के लिए अपने पति की लाश लेकर यहाँ आई थी। तुम्हारा मतलब है हरमन मर चुका है? हाँ, पिछले हफ्ते एक कार एक्सीडेंट में। वो कुछ क्षण तक मुझे इस तरह देखता रहा जैसे उसे मेरी बात पर विश्वास ना हुआ हो। हरमन मर गया? अंत में उसके मुंह से निकला। उसके पिता को तो बहुत सदमा पहुंचा होगा। जाहिर है, सदमा तो उसे पहुंचा ही होगा, मैं बोला। क्या तुम हरमन के अच्छे दोस्तों में से थे? ज्यादा अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। हम दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। तब वो बड़ा गैर जिम्मेदार आदमी हुआ करता था। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत मोल लेता रहता था। कभी लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था तो कभी कार बहुत तेज चलाता था। मैं उन दिनों उसका बड़ा प्रशंसक था। उसे किसी हीरो से कम नहीं समझता था। बाद में कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसके बारे में मेरे ख्यालात बदल गए। उसे तो अक्ल आ ही नहीं रही थी। उसकी शराबखोरी और झगड़े फसाद की आदत और भी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने उसका साथ छोड़ दिया। अंत में उसका पिता भी उससे तंग आ गया था और उसने उसे हांगकांग भेज दिया था। वो कोई 5 वर्ष पहले की बात है। उसके पिता का हांगकांग में कोई बिजनेस था। उसने अपनी एक टांग को दूसरी टांग पर रखे हुए कहा, हैरानी है मुझे तो, हरमन ने एक चीनी लड़की से कैसे शादी कर ली? ऐसा भी हो जाता है, मैं बोला। और फिर एक एक्सीडेंट में वो मरा। कार तो वो कहीं ना कहीं भिड़ाता ही रहता था। वो उसका सौभाग्य ही समझो कि वो अब तक जिंदा रहा था, वरना जिस ढंग से वो कार चलाता था उसके हिसाब से तो उसे वर्षों पहले ही मर जाना चाहिए था। लेकिन उसकी पत्नी का कत्ल क्यों हुआ, यही तो पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पर वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? अब मैं उसके सवालों से बोर हो रहा था। तभी बगल की ऑफिस से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज आई। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, वो बोला। टेलीफोन की घंटी बज रही है। मैं चुप रहा। कोई 20 मिनट के बाद मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। आप मिस्टर रेयान हैं क्या? दूसरी ओर से आवाज आई। मैं मिस्टर जे विल्बर जेफरसन की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। हाँ, मैं बोला। मिस्टर जेफरसन आपसे मिलना चाहते हैं, वो बोली। क्या आप 3 बजे यहाँ आ सकते हैं? जरूर आ सकता हूँ, मैं बोला। बीच रोड पर समुद्र की तरफ मुंह की आखिरी इमारत है, वो बोली। बीच रोड? मैं पहुंच जाऊंगा, धन्यवाद। लाइन कट गई। दिन गुजरने लगा। मुझे जे वैड से ईर्ष्या महसूस हो रही थी, क्योंकि उसका टेलीफोन बार बार बज रहा था। उसके ऑफिस से टाइपराइटर की खटखटाहट की निरंतर आवाज आ रही थी। प्रत्यक्ष था कि वो मुझसे ज्यादा मसरूफ था, लेकिन मैंने भी तो बिना कुछ किए रहस्यपूर्ण मिस्टर हार्डविक से $300 कमा लिए थे, जो कि लगभग 2 हफ्तों के लिए मेरे लिए काफी थे। लंच के बाद मैं बीच रोड की ओर रवाना हो गया। बीच रोड नगर के अमीर लोगों का इलाका था और वहां का वातावरण बहुत शांत था। पूरे 3 बजे मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। मैंने उस विशाल इमारत की घंटी बजाई जो कि मिस्टर जेफरसन का मकान था। एक बटलर ने दरवाजा खोला। मैंने उसे अपना नाम बताया। वो मुझे अंदर ले आया। मुझे एक विशाल हॉल में कुर्सी पर बैठने को कहकर वो ऊपर कहीं गायब हो गया। मैं इंतजार करने लगा। एक लड़की वहां पहुंची। मुझे अफसोस है कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी मिस्टर रियान, वो मुस्कुराती हुई बोली। मिस्टर जेफरसन आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आप उनकी सेक्रेटरी हैं? मैंने पूछा। हाँ, वो बोली। मेरा नाम जेनेट बेस्ट है, तशरीफ ले आइए। वो मुझे मिस्टर जेफरसन के पास लेकर पहुंची। जो विल्बर जेफरसन एक बिस्तरनुमा कुर्सी पर लेटा सा बैठा हुआ था। दुबला पतला सा बूढ़ा आदमी था। उसने अपने शरीर पर सफेद लेनिन का सूट पहना हुआ था। बैठो, वो बोला। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ की है रेयान, वो एक तीखी निगाह मुझ पर डालता हुआ बोला। मैंने सुना है कि तुम समझदार, ईमानदार और भरोसे के काबिल आदमी हो। मैं खामोश रहा। पता नहीं ये सब आपने किससे सुना था। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं चीनी लड़की की हत्या से संबंधित सारी दास्तान सुनना चाहता हूँ, स्वयं तुम्हारे ही मुख से। वो मृत लड़की को अपने बेटे की पत्नी नहीं बता रहा था और उसका जिक्र करते वक्त उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट भर गई थी। जाहिर था कि अपने इकलौते बेटे का किसी चीनी लड़की से शादी कर लेना उसे कतई गवारा नहीं था।
मैंने शुरू से आखिर तक की सारी दास्तान कह सुनाई। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि वो तुमसे मिलने क्यों आई थी? अंत में उसने पूछा। जी नहीं। उसके कातिल के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं? जी नहीं, लेकिन लगता यही है कि जॉन हार्विक नाम के आदमी की ही ये सारी करतूत है। मुझे रेटनिक पर कोई भरोसा नहीं। वो अक्ल का अंधा आदमी है और उसमें पुलिस की नौकरी करने की कतई काबिलियत नहीं है। मैं अपने बेटे की पत्नी के हत्यारे को फौरन गिरफ्तार होते देखना चाहता हूँ। दुर्भाग्यवश मेरे लड़के के साथ मेरी बनती नहीं थी। गलती सारी उसी की नहीं थी। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं महसूस करता हूँ कि मुझे उसके साथ ज्यादा सब्र के साथ पेश आना चाहिए था। मेरी रुखाई और उसकी हरकतों के प्रति मेरी अरुचि ने ही शायद उसे और भी ज्यादा गैर जिम्मेदार और वहशी बना दिया था। जिस लड़की से उसने शादी की थी उसका कत्ल हो गया। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो उसने बगैर कातिल को तलाश किए चैन से नहीं बैठना था। मैं उसका मिजाज खूब जानता हूँ, लेकिन वो पहले ही मर चुका है। मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे उसकी पत्नी के हत्यारे की जरूर तलाश करनी चाहिए। अगर मैं हत्यारे को सजा दिलवा पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने बेटे की पसंद का कुछ काम तो किया है। उसके चेहरे पर उदासी सिमट आई। मिस्टर रियान, आप देख ही रहे हैं कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी चूक चुकी है। मैं इस काबिल नहीं कि स्वयं ही कातिल को तलाश कर सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। तुम्हारा केस से संबंध है। लड़की की लाश तुम्हारे दफ्तर में पाई गई थी। किसी वजह से हत्यारे ने उसकी हत्या के इल्जाम में तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। क्या तुम हत्यारे को तलाश कर सकते हो? मैं तुम्हें ढेरों रुपया दूंगा। हाँ कहना आसान था, लेकिन वास्तव में काम मुश्किल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अकेला ही उस कातिल को तलाश कर पाता। केस की छानबीन पुलिस कर रही है, मैं बोला। वही लोग हत्यारे को तलाश करने की स्थिति में हैं, मैं नहीं। कातिल का मामला प्राइवेट जासूस की पहुंच से बाहर की चीज होती है। रेटनिक ऐसे मामलों में बाहरी आदमी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। मैंने कहा, मैं उसके गवाहों से सवाल नहीं कर सकता। अगर उसे पता लगा कि मैं उसके काम में टांग अड़ा रहा हूं तो वो मेरी ऐसी तैसी कर देगा। मैं आपका पैसा कमाना चाहता हूं मिस्टर जेफरसन, लेकिन बात बनेगी नहीं। मैं खूब समझता हूँ, वो बोला। रेटनिक अहमक है। इस हत्या का रहस्य सुलझाना उसके बस का काम नहीं। मैंने उसे राय दी थी कि वो हांगकांग में ब्रिटिश अधिकारियों को फोन करके मृत लड़की के बारे में जानकारी मंगवाए। हम सिवाय इसके उसके बारे में कुछ नहीं जानते कि उसने मेरे लड़के से शादी की थी और वो लाल चीन से भागी हुई शरणार्थी थी। मुझे ये बात इसीलिए मालूम है क्योंकि 1 साल पहले उसने मुझे एक चिट्ठी में लिखा था कि वो किसी चीनी लड़की से शादी कर रहा था। मैं उसे इस शादी की अनुमति ना देने की मूर्खता कर बैठा। उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे कोई चिट्ठी नहीं लिखी। आपके ख्याल से ब्रिटिश पुलिस को लड़की के बारे में जानकारी होगी? संभव है, लेकिन आवश्यक नहीं। हर साल 1 लाख से ज्यादा ऐसे चीनी शरणार्थी हांगकांग से भाग आते हैं। ये लोग कम्युनिस्ट चीन से भागते हैं और छुपकर मकाओ पहुंच जाते हैं। मकाओ पर पुर्तगाल का अधिकार है। मकाओ में ना तो इन चीनियों की समाई है और ना ही वे लोग वहां टिकना चाहते हैं। ये शरणार्थी वहां से किश्तियों में सवार होकर समुद्र के रास्ते हांगकांग रवाना होते हैं। हांगकांग में ब्रिटिश पुलिस इन पर निगरानी रखती है और उन्हें खदेड़कर वापस भगा देती है। लेकिन फिर भी हांगकांग में पहले से पहुंच चुके शरणार्थियों को घुसाने का दांव लग ही जाता है। एक बार ये लोग अपनी किश्ती बंदरगाह पर खड़ी हजारों लाखों किश्तियों में घुसा लाने में सफल हो जाएं, तो फिर पुलिस के लिए उन्हें खोज निकालना असंभव हो जाता है। फिर ब्रिटिश पुलिस की इन शरणार्थियों से थोड़ी बहुत हमदर्दी भी है। एक बार ये लोग हांगकांग की हद में घुस आने में कामयाब हो जाएं तो फिर पुलिस भी इन्हें तंग नहीं करती है। पुलिस का मानना है कि जब ये लोग इतने कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो अब उन्हें और ज्यादा सताया या भगाया क्यों जाए। लेकिन ये सब लोग गुमनाम होते हैं। इनके पास अपने कागजात तक नहीं होते। हांगकांग पहुंच जाने पर ये लोग एक तरह से नई जिंदगी शुरू करते हैं और तब शायद ये अपने नाम तक बदल लेते हैं। मेरे लड़के की पत्नी भी ऐसे ही शरणार्थियों में से एक थी। जब तक हमें पता ना लगे कि वास्तव में वो कौन थी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, तब तक मुझे उम्मीद नहीं है कि हम ये पता लगा सकें कि उसकी हत्या क्यों हुई है और उसका हत्यारा कौन था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हांगकांग जाओ और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। मुझे पता है ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो रेटनिक नहीं कर सकता और ब्रिटिश पुलिस कराना चाहेगी नहीं। मेरे विचार से तुम इसे कर सकते हो। इसमें जितना भी धन खर्च होगा मैं तुम्हें दूंगा। अब बताओ क्या कहते हो? जाने को तो मैं तैयार हूं मिस्टर जेफरसन, मैं बोला, लेकिन फायदा शायद कुछ भी नहीं होगा। परंतु वहां जाए बिना ये कहा भी तो नहीं जा सकता कि फायदा कुछ होगा भी या नहीं। इसीलिए बगैर जाए काम भी नहीं बनेगा। ठीक है, तुम मेरी सेक्रेटरी से बात करो। वो तुम्हें मेरे लड़के की कुछ चिट्ठियां दिखा देगी।
शायद उनसे तुम्हें कोई सूत्र मिल जाए। बहरहाल अपनी तरफ से तुमने कोई कोशिश नहीं उठा रखनी मिस्टर रियान। अब जाओ और मेरी सेक्रेटरी मिस्टर वेस्ट से मिल लो। उसका कमरा गलियारे के दाईं ओर तीसरे नंबर पर है। पर अभी एकदम तो रवाना हो पाना मुश्किल है मेरे लिए। आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं, अभी मुझे इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेना है और बाहर जाने के लिए मुझे रेटनिक की परमिशन की भी जरूरत है। रेटनिक मुझे जाने नहीं देगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बोला। रेटनिक को मैं संभाल लूंगा, तुम जाने की सोचो। मैं खड़ा होकर और उसका अभिवादन करके बाहर निकल आया। मैंने जेनेट को एक विशाल ऑफिस नुमा कमरे में मौजूद पाया। वो एक विशाल डेस्क के पीछे बैठी हुई थी। 3 चेकबुकें उसकी डेस्क पर रखी हुई थी, जिनमें से कोई वो चेक भर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। बैठिए मिस्टर रियान, उसने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया तो वो चेकबुक परे सरकाकर मधुर आवाज में बोली, हांगकांग जा रहे हैं मिस्टर रियान? इरादा तो कर लिया है, पर इस हफ्ते से पहले जाना मुमकिन नहीं हो सकता। मिस्टर जेफरसन कह रहे थे कि तुम्हारे पास उनके लड़के की कुछ चिट्ठियां हैं। मैंने पूछा, शायद उनसे मुझे कोई सूत्र हासिल हो सके। ओ श्योर, वो बोली, मैंने तुम्हारे लिए उन्हें पहले से ही निकाल कर रख लिया है। उसने मेज की दराज खोलकर उसमें से वे चिट्ठियां निकालकर मेरे सामने रख दी। हरमन साल में सिर्फ एक ही चिट्ठी भेजता था, वो बोली। आप स्वयं पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके अंदर क्या लिखा है ये मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसकी चिट्ठियां कभी पढ़ी ही नहीं थी। मैंने चिट्ठियां देखी। चिट्ठियां छोटी छोटी थी, लेकिन हर चिट्ठी में पैसों की मांग की गई थी। पहली चिट्ठी पर कोई 5 वर्ष पुरानी तारीख पड़ी थी। उसके बाद की अगली चिट्ठियां लगभग 1 वर्ष बाद लिखी गई थी। आखिरी चिट्ठी पर साल भर पहले की तारीख थी। उसने मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। लिखा था, सेलेस्टियल एम्पायर होटल, बानचाई। डियर डैड, मैं एक चीनी लड़की से मिला हूं और उससे शादी कर रहा हूं। उसका नाम जो एन है। बेचारी चीन से भागी शरणार्थी है और मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता हूं आप इस खबर से खुश नहीं होंगे, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने की राय दी है, इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वो मेरे लिए एक अच्छी पत्नी साबित होगी। मैं आजकल एक मकान की तलाश में हूँ, लेकिन मकान यहाँ बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। फिलहाल हमारा इरादा होटल में ही रुके रहने का है। आशा है आप अपना आशीर्वाद हमें अवश्य भेजेंगे। अगर आप मकान के लिए कुछ धन भेज सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपका हरमन। मैंने चिट्ठी रख दी। वो उसके द्वारा भेजी हुई अंतिम चिट्ठी थी। जेनेट वेस्ट बोली, मिस्टर जेफरसन बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने केबल भेजकर ये शादी करने के लिए मना किया था, पर हरमन की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया था। फिर काफी अरसे के बाद 10 दिन पहले ये चिट्ठी पहुंची थी। उसने एक घटिया से पेपर पर लिखी हुई एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी। मुड़े तुड़े पेपर पर किसी पिटी भाषा में लिखा था, सेलेस्टियल एम्पायर होटल, बानचाई। मिस्टर जेफरसन, हरमन की कल मृत्यु हो गई है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो अक्सर ये इच्छा व्यक्त किया करता था कि उसका अंतिम संस्कार उसके घर पर ही हो। मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप मुझे पैसा भेज सकें तो मैं आपके बेटे का पार्थिव शरीर आपके पास ला सकती हूँ, जिससे कि उसका अंतिम संस्कार उसकी इच्छा अनुसार हो सके। मेरे पास तो इतना भी धन नहीं है कि उसका अंतिम संस्कार यहाँ करवा सकूं। जो एन जेफरसन। मुझे ये चिट्ठी बड़ी दर्दनाक लगी। बेचारी चीनी लड़की का पति मर गया था और उसके पास उसका दफन कफन करने लायक भी पैसा नहीं था। वो इस मामले में पूरी तरह अपने ससुर की दया की मोहताज थी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मिस्टर जेफरसन को इस चिट्ठी की सत्यता पर यकीन नहीं था। उसका विचार था कि उनका बेटा मरा नहीं था और वो औरत धोखेबाजी से उनसे रुपया ऐंठना चाहती थी। मैंने उनके कहने पर हांगकांग में अमेरिकन कॉन्यूल को फोन किया था, तो मालूम हुआ कि हरमन वाकई एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है। मिस्टर जेफरसन के आदेश पर मैंने इस लड़की को चिट्ठी लिखी कि वो लाश यहाँ भेज दे। उसको स्वयं लाश के साथ यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है और उसे एक निश्चित रकम हर माह भेज दी जाती रहेगी। लेकिन लड़की वो लाश स्वयं के साथ लेकर यहाँ आई। हालांकि वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकी। और लाश? मुझे लगा जैसे वो जबरन स्वयं पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। अंतिम संस्कार कब होगा? परसों, उसने जवाब दिया। हरमन हांगकांग में जीविका अर्जित करने के लिए क्या करता था? मालूम नहीं। उसके पिता ने तो उसे यहाँ से एक एक्सपोर्ट फर्म का असिस्टेंट मैनेजर बनाकर भेजा था, लेकिन 6 महीने के बाद हरमन ने वो पद छोड़ दिया था। तब से उसने कभी नहीं लिखा कि वो वहां क्या करता था। उसकी चिट्ठियों में तो सिर्फ पैसों की मांग की जाती रही थी।
मिस्टर जेफरसन भेजते थे उससे पैसे? भेजते थे। जब वो मांगता था वे पैसे भिजवा देते थे। इन चिट्ठियों से ऐसा महसूस हुआ कि हरमन साल में सिर्फ एक ही बार पैसा मंगवाता था। कमाई का कोई और भी तो जरिया होगा उसके पास, होना तो जरूर चाहिए। मैं कुछ क्षण चुप रहा। फिर मैंने वो सवाल पूछा जो मैं काफी देर से पूछना चाह रहा था। तुम निजी तौर पर हरमन को जानती हो? उसके चेहरे पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। वो पहले तो हड़बड़ाई और फिर संभल गई। हाँ, मैं जानती थी, वो बोली। मैं 8 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। हांगकांग जाने से पहले हरमन यहीं रहता था। किस प्रकार का आदमी था वो? उसके पिता तो कहते हैं कि वो बड़ा लापरवाह और वहशी आदमी था, लेकिन अब वो अनुभव कर रहे हैं कि अगर वो सब्र और समझ से काम लेते तो हरमन इतना ना बिगड़ता। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? उसकी आंखों में एक चमक आई और गायब हो गई। मिस्टर जेफरसन को अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा पहुंचा था। वो बोली, वे इस समय भावुकता में बह रहे हैं। हकीकत यह है कि हरमन बड़ा खतरनाक, अनैतिक और घटिया आदमी था। वो चोर था। वो अपने पिता का ही नहीं, मेरा भी पैसा चुराने से बाज नहीं आता था। विश्वास नहीं होता कि वो जेफरसन जैसे भले आदमी का लड़का था। मैं खामोश रहा। उसने एक साइन किया हुआ चेक मेरी ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारी फीस है, वो बोली। मैं प्लेन का टिकट मंगा दूंगी, और रकम की जरूरत पड़े तो वो भी बता देना। मैंने चेक देखा। उस पर $1000 की रकम भरी हुई थी। मेरी फीस इतनी नहीं, मैं बोला। $300 काफी होंगे। मिस्टर जेफरसन ने मुझे $1000 ही देने के लिए कहा था। ऑल राइट, थैंक यू। मैं उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी पीछे से वो बोली, क्या वो बहुत सुंदर थी? मैं दरवाजे पर ठिठक गया। मैंने घूमकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक थी। कौन? उसकी पत्नी? हाँ, थी तो वो बहुत खूबसूरत थी। मरने के बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। ओह, उसके मुंह से निकला और उसके बाद वो अपने काम में लग गई। मैं इमारत के बाहर निकला और अपनी कार में आ बैठा। जेनेट वेस्ट से हुआ अंतिम वार्तालाप दिलचस्पी से खाली नहीं था। जरूर उसमें और हरमन में कभी आशिकी रही होगी। हरमन की शादी और मौत का उसे वृद्ध पिता की तरह बड़ा सदमा पहुंचा होगा। मैंने जेनेट वेस्ट को और ज्यादा टटोलने का फैसला कर लिया। मैं अपनी कार में बैठकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। आधे घंटे की इंतजारी के बाद मुझे रेटनी के सम्मुख हाजिर होने का मौका मिला। वो सिगार का कोना दांतों से चबा रहा था और अच्छे मूड में नहीं था। क्या चाहते हो? वो बोला। मेरी सेवाएं जे विल्बर जेफरसन ने प्राप्त कर ली हैं। सोचा तुम्हें बताऊं, मैं बोला। उसका चेहरा कठोर हो उठा। अगर तुमने मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करने की चेष्टा की तो मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मिस्टर रियान, वो कठोर स्वर में चेतावनी देता हुआ बोला। वो कुछ क्षण रुका, फिर बोला, हरमन तुम्हें कितना पैसा दे रहा है? काफी। मैं एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करने की नौबत ही नहीं आएगी। वो मुझे हांगकांग भेज रहा है। हांगकांग? उसके स्वर में आश्चर्य उभरा। बूढ़ा पागल तो नहीं हो गया? हांगकांग जाकर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा भला? बूढ़ा चाहता है मैं पता लगाऊं कि वो लड़की कौन थी। उसके ख्याल से यह बात हांगकांग जाए बिना मालूम होने वाली नहीं है। कोई फायदा नहीं। जितना तुम उस लड़की के बारे में हांगकांग जाकर पता कर पाओगे उससे ज्यादा तो मैंने यही बैठे बैठे मालूम कर लिया है। बस सिर्फ हांगकांग एक कार भेजने की जरूरत थी। क्या मालूम किया है तुमने? उसका नाम जो एन च्यूक था। 3 साल पहले वो मकाओ के रास्ते से गैरकानूनी ढंग से हांगकांग में दाखिल होने की चेष्टा करती हुई पकड़ी गई थी। उससे 6 हफ्ते की सजा हुई थी, लेकिन सजा के बाद उसे कागजात दे दिए गए थे। वो पैगोडा क्लब में डांसर थी और निश्चय ही वेश्यावृत्ति भी करती थी। पिछले वर्ष 21 सितंबर को उसने हरमन से अमेरिकन कॉन्स्यूल के सामने शादी कर ली थी। उसके बाद वे दोनों सेलेस्टियल एम्पायर होटल में पति पत्नी के रूप में इकट्ठे रह रहे थे। हरमन बेकार था। वो अपने पिता के भेजे हुए धन और अपनी पत्नी की कमाई पर जिंदा था। इस साल 6 सितंबर को कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। लड़की ने अमेरिका ले जाने की इजाजत मांगी थी। ये है सारी कहानी। अब बताओ, क्या फायदा होगा तुम्हारे हांगकांग जाने का? मुझे फीस देकर भेजा जा रहा है, फायदा हो या ना हो मेरी बला से, मैं बोला। और फिर कम से कम तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने की स्थिति में तो नहीं रहूंगा। उसकी फिक्र मत करो तुम। मैं जब चाहूं तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकता हूं। मैंने विरोध नहीं किया। और सुनाओ, मैंने पूछा, केस में कितनी प्रगति हुई? कुछ नहीं, सारा मामला वही का वही है। सबसे ज्यादा उलझन इसी बात की है कि वो रात के 3 बजे तुम्हारे दफ्तर में क्यों आई थी।
इस सवाल का जवाब, मैं बोला, शायद हांगकांग में मिल जाए। बूढ़े जेफरसन के पास बहुत रुपया है। वो रुपया उसके लड़के को ही विरासत में मिलता। अगर वसीयत ना बदल दे तो लड़के के बाद वारिस उसकी पत्नी होती। शायद किसी ने बूढ़े का वारिस बनने के इरादे से ही उसकी हत्या कर दी हो। अब ये पता लगाना चाहिए कि बूढ़े का वारिस कौन है। शायद वसीयत ही हत्या का उद्देश्य हो। ख्याल तो बुरा नहीं, उसने स्वीकार किया। तुमने बूढ़े की सेक्रेटरी को चेक नहीं किया? शायद उसे भी बूढ़े की दौलत का कोई भाग वसीयत में मिलने वाला हो, और मेरे ख्याल से पहले कभी उसकी हरमन से आशनाई रही हो। तुम चेक क्यों नहीं करते कि चीनी लड़की की मौत के समय जेनेट वेस्ट कहाँ थी? कैसे करूं? टेटनिक बोला। अगर मैं उससे मिलता हूं, और क्योंकि बूढ़ा उस लड़की को बहुत पसंद करता है, इसीलिए अगर उसे यह मालूम हो गया कि मैं उसकी सेक्रेटरी की निजी जिंदगी को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। तुमने ये कैसे जाना कि उसकी हरमन से आशनाई थी? मुझे महसूस हुआ ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि उसी ने चीनी लड़की का कत्ल किया है, लेकिन वो इस सारे सिलसिले के बारे में कुछ फालतू जानकारी रखती है। शायद उसका कोई दोस्त वगैरह हो जो उसे ये जानकारी। छोड़ो, इस वक्त असली समस्या ये जानने की है कि वो चीनी लड़की तुम्हारे दफ्तर में क्यों आई थी। वही बात मालूम होते ही केस हल हो गया समझो। ठीक कह रहे हो। इंक्वेस्ट कब है? कल 10 बजे। और कहीं खिसक मत जाना, तुम्हारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं वहां से विदा हुआ और अपने दफ्तर आ गया। अपने दफ्तर का ताला खोलने से पहले मेरे मन में एक विचार आया। मैं बगल के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचा। वो दफ्तर जे बेड का था। मैंने दरवाजा खटखटाया और फिर उसे धक्का देकर भीतर घुस गया। वो बड़े सलीके से सजा हुआ विशाल दफ्तर था। मेज पर एक टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, टाइपराइटर और 2 ट्रे पड़ी थी। जे वेड मेज के पीछे बैठा था। उसके मुंह में पाइप दबा हुआ था और हाथ में पेन था। दाईं ओर एक दरवाजा था जिसके भीतर से टाइपराइटर की ठटक की आवाज आ रही थी। निश्चय ही इंडस्ट्रियल केमिस्ट का धंधा प्राइवेट जासूस के धंधे से कहीं ज्यादा बढ़िया था। हेलो। जे वेड मुझे देखकर प्रसन्न भाव से बोला। बैठो। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। कैसे आना हुआ? उसने सोने की घड़ी पर एक दृष्टिपात करते हुए मुझसे पूछा। 6 बजने को हैं। एक एक पैक हो जाए? वो मेरी खातिरदारी करने को बहुत उत्सुक मालूम होता था। मैंने हामी भरी। उसने दराज में से एक स्कॉच की बोतल निकाली और साथ ही 2 गिलास भी निकाल लिए। उसने दोनों गिलासों में विस्की डालकर जाम तैयार किए। हम दोनों ने जाम टकराए। स्कॉच वाकई बढ़िया थी। तुमने मुझे हरमन जेफरसन के बारे में बतलाया था, मैं बोला। और कुछ बतलाओ उसके बारे में। कुछ खास नहीं है, वो बोला। मैं तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे तुम हरमन को जानते थे, तुमने मुझे उसके चरित्र के बारे में बताया था कि वो बहुत लापरवाह था, पीता था, अक्सर लड़ाई मोल ले लेता था, दंगा फसाद बहुत करता था। औरतों के साथ कैसा सलूक करता था वो? बहुत बुरा, वो बोला। जवानी में हर कोई लड़कियों के साथ छोटी मोटी हरकत करता है, लेकिन हरमन तो बिल्कुल ही हरामजादा था इस बारे में। अगर उसके पिता का प्रभाव ना होता तो उसने अब तक हजारों स्कैंडल खड़े कर लिए होते। किसी खास लड़की से कोई चक्कर था उसका? वो पहले तो हिचकिचाया, फिर बोला। मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके पिता की एक सेक्रेटरी थी, जेनेट वेस्ट नाम था उसका। उसके साथ नहीं नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वो कुछ क्षण रुका, फिर हिचकिचाता हुआ बोला। हालांकि ये बात 9 वर्ष पुरानी है। हरमन ने ही मुझे बताई थी, इसीलिए उसे आगे दोहराना नहीं चाहिए मुझे। देखो, मैं गंभीर स्वर में बोला, छोटी सी बात, मामूली से मामूली जानकारी भी हत्यारे को पकड़वाने के काम में आ सकती है। इसीलिए वर्तमान स्थिति में कोई बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो फिर सुनो, वो तनिक व्यग्र स्वर में बोला। 9 साल पहले हरमन और जेनेट वेस्ट में बड़ी तगड़ी आशकी थी। हरमन से जेनेट को बच्चा हो गया था, जिसकी जिम्मेदारी से हरमन मुकरना चाहता था। जेनेट सीधी उसके बाप के पास पहुंच गई थी। उसका बाप सारी बात सुनकर सन्नाटे में आ गया था। बच्चा मर गया था, लेकिन फिर भी बाप की जिद थी कि हरमन जेनेट से शादी कर ले। लेकिन हरमन ने साफ इनकार कर दिया। बूढ़े ने जेनेट को अपनी छत्र छाया में ले लिया। उसने जेनेट को अपनी सेक्रेटरी बना दिया। हरमन इस बात से बहुत क्रोधित हुआ। उसका पिता लड़की को घर में इसीलिए लाया था कि हो सकता है बाद में हरमन का दिल बदल जाए और वो जेनेट से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन बात बनी नहीं। फिर उसके बाप ने हरमन को हांगकांग भेज दिया। जेनेट तभी से उसके पिता के पास बतौर उसकी सेक्रेटरी रह रही है। अभी तक शादी क्यों नहीं की उसने? शायद बूढ़े की खातिर।
बूढ़ा पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। अब तो हरमन भी मर गया। अगर जेनेट भी चली गई तो उसकी लाखों की दौलत की देखभाल कौन करेगा? बूढ़े का और कोई रिश्तेदार नहीं? नहीं, हरमन बूढ़े का इकलौता वारिस था। लेकिन मुझे विश्वास है कि बूढ़ा अपनी दौलत का एक मोटा हिस्सा जेनेट के लिए अवश्य छोड़कर जाएगा। हाँ, अब तो उसे और भी फायदा हो गया। हरमन की पत्नी का भी हिस्सा कम हो गया। वो सकपकाया। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, वो बोला। लेकिन बूढ़ा क्या किसी चीनी लड़की को अपनी जायदाद का कोई हिस्सा देता? हरमन की कानूनी तौर पर बीवी होने के नाते वो अपना हक तो जता सकती थी। तभी दाईं ओर का दरवाजा खुला और एक चश्मे वाली चूहिया सी लड़की कुछ कागजात लेकर वहां आई। मैं चलता हूं, मैं बोला, फिर मिलेंगे। पुलिस को कोई सूत्र मिला या नहीं? उसने पूछा। नहीं, कल इंक्वेस्ट है, लेकिन वहां भी नया कुछ नहीं मालूम होने वाला। मैं बोला, ये कहकर केस बंद करना पड़ेगा कि किसी नामालूम आदमी ने हत्या की है। ओह। मैं अपने दफ्तर में आ गया। मैंने रेटनिक को फोन करके जेनेट वेस्ट के बारे में हासिल हुई नई जानकारी उसे कह सुनाई। फिर बोला, लेफ्टिनेंट साहब, पता लगाओ कि चीनी लड़की के कत्ल के समय जेनेट वेस्ट कहाँ थी। फायदे में रहोगे। वो कुछ नहीं बोला। मुझे उसके भारी भारी सांस भरने की आवाजें सुनाई पड़ी। इंक्वेस्ट के समय बात करेंगे, अंत में वो बोला। और हाँ, कोई ऐसी बात मत कह देना जिससे कोरोनर की नाराजगी में इजाफा हो जाए। बहुत हरामजादा है वो। उसके बाद मैं उठकर चला आया।